बचपन से ही बड़ा ईमानदार मिजाज था इनका। शानदार लेखक भी थे। पहाड़ की सीधी सादी जिंदगी से आए और यूपी की धूर्त सियासत में छा गए। वैसे ये कोई आम बात नहीं थी। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज हमारे मुख्यमंत्री। आज पहली पारी में हम आपको यूपी के एक ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में बताएंगे जिसका मुख्यमंत्री बनना अपने आप में सरप्राइजिंग था। घर वाले प्यार से थपुआ कहते थे इनको। बचपन में बहुत मोटे थे और बच्चों के साथ खेलने की बजाय एक ही जगह पर बैठे रहते थे। अल्मोड़ा में जन्मे थे पर महाराष्ट्रियन मूल के थे। माँ का नाम गोविंदी बाई था। उनके नाम से ही इन्हें नाम मिला था। पापा सरकारी नौकरी में थे, उनके ट्रांसफर होते रहते थे तो नाना के पास पले बढ़े। पढ़ने में बेहद होशियार थे मगर 10 साल की उम्र तक उन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा था। पर इनका तेज दिमाग और हाव भाव बचपन से ही इन्हें बाकियों से अलग बनाता रहा। एक बार की बात है, मास्टर ने क्लास में पूछा 30 गज के कपड़े को रोज 1 मीटर काटा जाए तो ये कितने दिन में कट जाएगा। सबने कहा 30 दिन, पर पंत ने कहा 29। स्मार्टनेस की बात थी, बता दिया। इसमें कौन सा दौड़ना था। बाद में साल 1905 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और साल 1909 में उन्होंने कानून की परीक्षा पास की। काकोरी मुकदमे में एक वकील के तौर पर उन्हें पहचान और प्रतिष्ठा मिली। खैर, वकील बनने के बाद इनकी एक खासियत भी थी कि सिर्फ सच्चे केस ही लेते थे। झूठ बोलने पर केस छोड़ दिया करते थे। वो दौर ही था मॉरलिस्ट लोगों का। पंत जी की भारतीय राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति दोनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। खास तौर से उत्तर प्रदेश के जितने भी चुनाव हुए शुरू में 1937, 1946 और 1952। 1952 में कांग्रेस पार्टी को 90% सीटों पर सफलता मिली, 388 सीटों पर, जो आज तक अभूतपूर्व है। इसके बाद सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ कि किसी पार्टी को 300 से ज़्यादा सीटों पर सफलता मिली, लेकिन 388 का आंकड़ा छूना तो दूर, कोई उसके आसपास भी नहीं आ पाया। अपने समय के बढ़िया वकील माने जाते थे पंत, पर कौन जानता था ये केस जीतने के साथ प्रदेश जीतने वाला है ये वकील। जानकारी इकट्ठा करने पर पता चलता है कि वकालत शुरू करने से पहले ही पंत के पहले बेटे और पहली पत्नी गंगा देवी की मौत हो गई थी। वो उदास रहने लगे थे, पूरा वक्त कानून और राजनीति में देने लगे। 1912 में परिवार के दबाव डालने पर उन्होंने दूसरा विवाह किया, लेकिन उनकी ये खुशी भी ज्यादा वक्त तक नहीं रह सकी। दूसरी पत्नी से एक बेटा हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ही बीमारी के चलते बेटे की मौत हो गई। 1914 में उनकी दूसरी पत्नी भी स्वर्ग सिधार गई। फिर 1916 में 30 साल की उम्र में उनका तीसरा विवाह कला देवी से हुआ। पंत को 14 साल की उम्र में ही हार्ट अटैक की बीमारी हो गई। पहला हार्ट अटैक उन्हें 14 साल की उम्र में ही आया था। खैर, कहा जाता है कि जब इतिहास गढ़ना होता है तो चुनौतियां बहुत आती हैं। पंत की जिंदगी भी ऐसी ही थी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत की व्यक्तिगत जिंदगी और उनका राजनीतिक सफर बड़ा रोचक और दिलचस्प है। यही नहीं, पंत जी का राजनीति में आने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। वकालत के समय की बात है। एक दिन चैम्बर से गिरिताल घूमने चले गए। वहां उन्होंने देखा कि 2 लड़के आपस में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे थे। ये सुनकर पंत ने उन लड़कों से पूछा कि क्या यहाँ पर भी देश और समाज को लेकर बहस होती है। इस पर वो लड़के कहते हैं कि यहाँ पर बस नेतृत्व की जरूरत है। फिर क्या था, उसी समय से पंत जी ने वकालत छोड़ दी और कूद गए राजनीति में। 1921 में पंत ने चुनाव में धुआंधार एंट्री मारी। लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने गए। उस वक्त उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध होता था। फिर बाद में नमक आंदोलन में गिरफ्तार हुए। साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ 29 नवंबर 1928 में लखनऊ में जुलूस और प्रदर्शन करने के दौरान अंग्रेजों के लाठीचार्ज में पंत को चोटें आईं, जिससे उनकी गर्दन झुक गई थी। 1933 में चौकोट के गांधी कहे जाने वाले हर्षदेव बहुगुणा के साथ गिरफ्तार हुए। बाद में कांग्रेस और सुभाष बोस के बीच डिफरेंस आने पर बीच बचाव भी किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार हुए। 3 साल अहमदनगर फोर्ट में नेहरू के साथ जेल में रहे और यहीं से शुरू हुआ नेहरू और पंत का दोस्ताना। नेहरू ने उनकी हेल्थ का हवाला देकर उन्हें जेल से छुड़वाया। नेहरू इनसे बहुत प्रभावित थे। जब कांग्रेस ने 1950 में सरकार बनाने का फैसला किया तो बहुत सारे लोगों के बीच से पंत का नाम ही नेहरू के दिमाग में आया था, जिसकी वजह 2 थी। एक तो पंत का प्रभावशाली व्यक्तित्व और दूसरा दोस्ताना। फिर क्या, 1950 में पंत आजाद भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। उस वक्त कांग्रेस पर अंग्रेजों के कानून में बनी सरकार में शामिल होने का आरोप लगा था।
पर पंत की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए। संविधान सभा में भी उनका बहुत बड़ा रोल था। 8 जो प्रमुख कमेटियां थीं उनमें 3 कमेटियों के वे सदस्य थे, और जिस आर्टिकल 21 या जीवन के अधिकार की हम बार बार चर्चा करते हैं, उससे जो प्रॉपर्टी का राइट है उसको अलग करने का जो श्रेय है वो पंत जी को जाता है। चूँकि उन्होंने कहा कि जमींदारी एबॉलिशन में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, तो आर्टिकल 31 अलग हुआ, बाद में फर्स्ट अमेंडमेंट पास हुआ और जमींदारी एबॉलिशन का कानून एक्चुअली आ पाया। तो इस प्रकार लैंड रिफॉर्म्स में, इलेक्शन में और उत्तर प्रदेश की नींव डालने में पंत जी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही। प्रशासन बहुत अच्छा रहा, भविष्य के लिए बेस तैयार हुआ। इस बीच इनके कई राजनीतिक किस्से भी बड़े मशहूर हुए। वर्तमान राजनीति में यहाँ मुख्यमंत्रियों पर पैसे हड़पने का आरोप लगता है। वहीं एक दौर था कि एक ऐसा मुख्यमंत्री भी था जो अपनी जेब से खुद चाय और नाश्ते का पैसा देता था। दरअसल एक बार की बात है, सरकारी बैठक हो रही थी। बैठक में चाय नाश्ते का बिल जब उनके पास आया तो उन्होंने उसे पास करने से मना कर दिया। इस पर उन्होंने कहा कि सरकारी बैठकों में सरकारी खर्चे से केवल चाय मंगवाने का नियम है। ऐसे में नाश्ते का बिल नाश्ता मंगवाने वाले व्यक्ति को खुद देना होगा। नाश्ते पर हुए खर्च को मैं सरकारी खजाने से चुकाने की इजाजत कतई नहीं दे सकता। उस खजाने पर जनता और देश का हक है, मंत्रियों का नहीं। संविधान सभा की कमिटीज़ में जो एक्टिविटीज़ हुई, तो जो ग्रैनविल ऑस्टिन ने इस बात को बहुत साफ साफ लिखा है कि पहले जो अमेरिकन संविधान था उसका जो 5वां अमेंडमेंट है उसी की तरह से जो भी आर्टिकल 21 है वो आने वाला था, जिसमें लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी तीनों के राइट्स थे। तो उन्होंने एक सवाल ये पूछा अपनी एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में कि अगर हम जमींदार को 10 गुना मान लीजिए दें और मार्केट के हिसाब से 30 गुना हो तो कोर्ट क्या कहेगी। लोगों ने कहा कि अभी जो हम संविधान बना रहे हैं उसमें कानून नहीं बन पाएगा और उसको मार्केट रेट से ही आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तब उन्होंने उसका विरोध किया और अंतोगत्वा राइट ऑफ प्रॉपर्टी को राइट ऑफ लाइफ से अलग किया गया और आर्टिकल 31 बना। और उसकी हिस्ट्री अगर आप देखें तो पहले अमेंडमेंट में ही 9वां शेड्यूल बना जिसमें लैंड रिफॉर्म्स के सारे एक्ट उसमें डाले गए और अंतोगत्वा आर्टिकल 31 को फंडामेंटल राइट से हटा करके कॉन्स्टिट्यूशन में राइट में आर्टिकल 300 में डाला गया। तो इन सब की शुरुआत अगर हम देखें तो पंत जी के मन में एक जो आग जल रही थी किसानों के पक्ष में, जमींदारी को समाप्त करने के लिए, और उनकी जो कानून की सूझ थी, संविधान की सूझ थी, उसके कारण हो पाई। अदरवाइज ये लैंड रिफॉर्म्स के कोई भी एक्ट शायद पॉसिबल नहीं हो पाते। 1955 से 1961 के बीच गोविंद बल्लभ पंत केंद्र सरकार में होम मिनिस्टर रहे। इस दौरान इनकी उपलब्धि रही भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। उस वक्त कहा जाता था कि ये चीज देश को तोड़ देगी, पर इतिहास देखें तो पाएंगे कि इस चीज ने भारत को सबसे ज्यादा जोड़ा। अगर पंत को सबसे अधिक किसी चीज के लिए जाना जाता है तो हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए। साथ ही 1957 में इनको भारत रत्न मिला। फिर क्या, एक लंबा इतिहास गढ़ने के बाद 7 मार्च 1961 को इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि नेता गोविंद बल्लभ पंत भी लिखते थे, जाने माने इतिहासकार रहे। डॉक्टर अजय रावत बताते हैं कि उनकी किताब फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊं से अंग्रेज इतने भयभीत हुए थे कि उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में इस किताब को 1980 में फिर प्रकाशित किया गया। गोविंद बल्लभ पंत के डर से ब्रिटिश हुकूमत काशीपुर को गोविंदगढ़ कहती थी। एक और रोचक बात आपको बताते हैं, पंत का जन्मदिन 10 सितंबर को मनाया जाता था, लेकिन उनका जन्म 30 अगस्त को हुआ था। जिस दिन पंत पैदा हुआ थे वो अनंत चतुर्दशी का दिन था, तो वो हर साल अनंत चतुर्दशी को ही अपना जन्मदिन मनाते थे। संयोग देखिए कि 1946 में वो अपने जन्मदिन अनंत चतुर्दशी के दिन ही मुख्यमंत्री बने। उस दिन तारीख थी 10 सितंबर, तो इसके बाद उन्होंने हर साल 10 सितंबर को ही अपना जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया। खैर, पंत जी के व्यक्तित्व का किस्सा बहुत लंबा है, मगर कुछ रोचक और बड़ी बातें हमने आपसे बताई। अब दूसरे मुख्यमंत्री का किस्सा लेकर भी जल्द होंगे हाजिर। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।
होठों पर हल्की सी मुस्कान, आंखों पर काला चश्मा, लाल टीके में क्या खूब लगते थे। इनकी सियासी गणित के लोग कायल हुआ करते थे। यूपी के मुख्यमंत्री से राजस्थान के राज्यपाल तक की सियासत भी की, पर सियासी सुख नहीं मिला। इतिहास को खुरेचते हुए आपको 68 साल पीछे लेकर चलते हैं और बताते हैं यूपी के कैसे सीएम के बारे में जो गरीबी में मरा और यूपी में कांग्रेस बिखेर गया। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी, आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज हमारे मुख्यमंत्री। आज दूसरी पारी में हम आपको यूपी के एक ऐसे सीएम के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका जन्म 1 जनवरी 1890 को हुआ। इस दिन बनारस ने यूपी के एक ऐसे सीएम को जन्म दिया जो यूपी की राजनीति को नया नजरिया देने वाला था। नाम था डॉक्टर संपूर्णानंद। क्वींस कॉलेज से वृंदावन और फिर बीकानेर में पढ़ाई हुई। संपूर्णानंद जी के बारे में यह बात तो सबको मालूम है कि मूल रूप से पढ़ने लिखने वाले आदमी थे। एक शिक्षक थे, अध्यापक थे और करीब 45 किताबें उन्होंने लिखी, जिसमें उनकी समाजवाद जो किताब थी इंडियन सोशलिज्म काफ़ी फेमस रही। फिर दौर आया नौकरियां करने का, जो थोड़े ही दिन चली, क्योंकि दिमाग में नौकरी और दिल में सियासी संग्राम दौड़ रहा था। हिंदी और अंग्रेजी में मैगजीन भी निकाली, काशी विद्यापीठ में पढ़ाया, पर वो दौर नौकरियां करने का नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो वो आंदोलन में हिस्सा भी लेते रहे। इसके बाद बड़े ही नैसर्गिक तरीके से राजनीति में सक्रिय हुए। फिर 1926 में कांग्रेस की तरफ से विधानसभा में चुने गए। इसके बाद 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत चुनाव हुआ। भारी कंफ्यूजन के बाद कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, इसमें भी संपूर्णानंद विधानसभा में चुने गए। फिर यूपी सरकार के शिक्षा मंत्री प्यारेलाल शर्मा ने रिजाइन कर दिया तो इनको ये पद मिला। बाद में होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी संभाली। वो दौर भावनाओं का था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये सरकारें भंग भी कर दी गईं। 1948 के आसपास वाराणसी की कांग्रेस में 2 गुट हुए, एक रघुनाथ सिंह का तो दूसरा कमलापति का। फिर स्टेट समिति में भी 2 गुट हो गए, एक पुरुषोत्तम दास टंडन का, दूसरा रफी अहमद किदवई का। टंडन गुट के समर्थक गोविंद बल्लभ पंत, संपूर्णानंद और चंद्रभानु गुप्ता थे। गुप्ता का प्रभाव टंडन पर ज्यादा था। कुल मिलाकर राजनीति उसी समय बहुत जटिल हो गई थी। आपसी झंझट बहुत हो गए थे। सबको पता था कि 1952 में चुनाव हो रहे हैं। आजाद भारत में सब लोग पहला मंत्री, पहला सांसद बनने का ख्वाब पाले हुए थे। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो रहे थे। सबको सांसद बनना था। संपूर्णानंद ने विधानसभा चुनाव में खड़े होने से मना कर दिया तो कमलापति त्रिपाठी को मिलने वाली सीट दक्षिण बनारस संपूर्णानंद को दे दी गई। फिर राजनीति ऐसी हो गई कि सब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगे। बात भारत की आजादी की बात की है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत यूपी के मुख्यमंत्री बने थे, पर नेहरू ने 1954 में उनको होम मिनिस्ट्री के तौर पर केंद्र में बुला लिया तो यूपी में मुख्यमंत्री के नाम पर विचार होने लगा। ये बहुत ही जटिल था क्योंकि यूपी में कई नेता एक ही कद के थे, पर डॉक्टर संपूर्णानंद को मुख्यमंत्री बनाया गया क्योंकि उन पर सबसे ज्यादा भरोसा था। लेकिन कहानी इस भरोसे पर ही खत्म नहीं हुई। उस वक्त इनके अलावा कमलापति, चंद्रभानु गुप्त, रघुनाथ सिंह और त्रिभुवन सिंह भी खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार समझते थे। पर सच कहें तो संपूर्णानंद सरकार बस चल ही रही थी। 1 साल में काम जो किया सो किया, लेकिन सरकार और संगठन के कील कांटे दुरुस्त करने में संपूर्णानंद अपनी धाक नहीं जमा पाए। अगर हम उनके मुख्यमंत्रित्व का काल देखेंगे तो उसमें भी बड़ी ही सफलताएं हमको दिखती हैं। सबसे पहली बात, जो जमींदारी लैंड एबॉलिशन का कानून बना, उस कानून में एक सबसे बड़ी खामी यह रह गई थी कि किसान और जमींदार उनके बीच में जो दीवार थी वो तो समाप्त हो गई, लेकिन जो छोटे जमींदार थे उनको भूमिधर का या ज़मीन का हक दे दिया गया। इसलिए बहुत से लैंडलेस लेबर या मार्जिनल फार्मर बचे हुए थे। तो आवश्यकता थी लैंड सीलिंग के एक एक्ट की। तो 1960 में जो लैंड सीलिंग का एक्ट बना, उस एक्ट के साथ हम संपूर्णानंद को जोड़ते हैं। दूसरी बात, सिर्फ ज़मीन मिलने से नहीं होता, इरिगेशन की बात थी, सिंचाई की बात है। और जो सिंचाई की योजनाएं शुरू हुई, जिसको नेहरू जी ने भाखड़ा नांगल का उद्घाटन करते हुए आधुनिक भारत के मंदिर कहा, वह उत्तर प्रदेश में जो आज भी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है रिहन सागर डैम, उसकी परिकल्पना 1952 में जरूर हुई, लेकिन 1954 में संपूर्णानंद जी के टाइम पे वो बनना शुरू हुई और वह जाकर के पूरा हुआ। उसके बाद चौधरी चरण सिंह और राम मनोहर लोहिया की राजनीति शुरू हुई। संपूर्णानंद को 1962 में मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करना पड़ा।
यूपी के मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करने के पीछे चंद्रभानु गुप्ता और कमलापति त्रिपाठी थे। दोनों ने संकट पैदा कर दिया था। पार्टी के बड़े नेता अपनी ढपली अपने राग अलाप रहे थे और चुनाव करीब आ रहे थे। 1967 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए विनाशकारी साबित हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस के कई नेता हार गए। फिर इनको राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। उसके बाद संपूर्णानंद ने राजनीति से रिटायरमेंट ले लिया। संपूर्णानंद के जीवन से जुड़े बड़े मशहूर किस्से हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मशहूर किस्सा बताया जाता है कि वो कभी जनता के बीच जाकर वोट नहीं मांगते थे। गांधी जी की पहली जीवनी कर्मवीर गांधी उन्होंने ही लिखी थी। ये भी कहा जाता था कि हिंदी में वैज्ञानिक उपन्यास सबसे पहले संपूर्णानंद ने ही लिखा। जब संपूर्णानंद राज्यपाल थे तब राजस्थान में यूपी से आने वाले लोगों का तांता लगा रहता था। कहते थे संपूर्णानंद शाम को भांग खाते थे, आने वाले लोग भी भांग बनाते। बड़े मनमौजी इंसान थे ये। जोगी भी बनने वाले थे संपूर्णानंद, क्योंकि एक के बाद एक इनकी 3 बीवियां मर गई थी। पर स्वतंत्रता आंदोलन इनको जिंदगी में वापस खींच लाया और फिर राजनीति में ऐसे घुसे कि इनके मंत्रिमंडल में रहने वाले चंद्रभानु गुप्ता, चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा सारे बाद में यूपी के मुख्यमंत्री बने। और मुख्यमंत्री बनने के बाद जब वो हटे, एक एजुकेशन रिपोर्ट 1961 में आई, जो आज तक उसको हम फॉलो करते हैं कि प्राइमरी स्कूल में बच्चों की ड्रेसेस होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, जिससे बच्चों में कोई अंतर न महसूस हो। मिड डे मील की जो स्कीम है वो उसमें आई। टेक्स्ट बुक्स कैसे बनाई जाएं, और उसमें एक से एक समाजशास्त्री, एम.एन. श्रीनिवास, बम्बई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, इस प्रकार के अनेक लोग थे। लेकिन उस कमेटी की जो अध्यक्षता थी वो डॉक्टर संपूर्णानंद की। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी जो हम देखते हैं, कलाओं की, संस्कृति को जो रख रखाव है, उसकी भी शुरुआत डॉक्टर संपूर्णानंद ने की। संपूर्णानंद राजनीतिक होते हुए भी राजनीतिक चीजों से अलग थे। बात तब की है जब आचार्य नारेंद्र देव कांग्रेस छोड़ चुके थे। उन्होंने प्रजा समाजवादी पार्टी बना ली थी। उस वक्त पंडित संपूर्णानंद कांग्रेस में थे और यूपी के मुख्यमंत्री भी। सवाल आया प्रजा समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र लिखने का। सभी को अंदाजा था कि आचार्य जी से खुद ही लिखेंगे, पर आचार्य जी की तबीयत थोड़ी खराब थी। आचार्य जी से पूछा गया कि घोषणा पत्र लिखने का काम आखिर कहाँ तक पहुंचा, तो आचार्य जी ने कहा कि उन्होंने संपूर्णानंद से कहा है वो घोषणा पत्र लिखें। आचार्य जी के साथी थोड़े चिंतित हुए कि विरोधी पार्टी का आदमी क्या लिखेगा। 3 महीने बाद हाथ से लिखा कागजों का बंडल आचार्य जी के पास आया। ये संपूर्णानंद ने भेजा था। आचार्य जी ने उसे देखे बिना ही सीधा छपने को भिजवा दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया संपूर्णानंद का बहुत आदर करते थे। उनके नाम पर जोधपुर का मेडिकल कॉलेज बनवाया। उस वक्त के एकमात्र राज्यपाल थे संपूर्णानंद, जिनके नाम पर किसी सरकारी संस्था का नाम रखा गया था। अंतिम दिनों में संपूर्णानंद गरीब हो गए थे। सुखाड़िया पैसे भेजकर उनकी मदद करते थे। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, पर आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार। अब बारी एक ऐसे मुख्यमंत्री की जिनका कार्यकाल हल्का पर जलवा बड़ा भारी था। बड़े ही कम दिनों के लिए यूपी की सत्ता इनके हाथ में आई थी, पर उतने में ही प्रधानमंत्री तक के छक्के छुड़ा दिए थे। आजकल की भाषा में कहें तो भौकाल बड़ा टाइट था इनका। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी। हमारा खास कार्यक्रम हमारे मुख्यमंत्री देख रहे हैं आप। आज की इस पारी में हम आपको बताएंगे यूपी के एक ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में जो खुद को चोर कहता था, पर जब दुनिया को अलविदा कहा तो अकाउंट में मात्र 10,000 रुपए ही मिले। 14 जुलाई 1902 ये वही दिन है जब अलीगढ़ के बिजौली ने यूपी के तीसरे और 3 बार यूपी पर राज करने वाले मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता को जन्म दिया। इनके पिता हीरालाल सामाजिक व्यक्ति थे। चंद्रभानु का मन भी समाज सेवा में रम गया। फिर आर्य समाज से जुड़ गए और आजीवन ब्रह्मचर्य रहे। शादी भी नहीं की। शुरुआती पढ़ाई लखीमपुर खीरी में हुई, फिर लखनऊ चले आए और लॉ पूरा किया।
और यही वकालत शुरू कर दी। फिर क्या, एक बढ़िया वकील बन गए। वैसे एक बात है, उस वक्त के ज्यादातर नेता जाने माने वकील ही होते थे। उस वक्त बहुत कम ही लोग थे जो लॉ की पढ़ाई करते थे, और जो पढ़ाई कर लेता था वो छा जाता था। 17 वर्ष की उम्र में चंद्रभानु भी आजादी की लड़ाई में उतरे। सीतापुर में रोलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना उस वक्त जवानी की निशानी थी। खैर, ना उठाने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, कंपटीशन जो इतना था। साइमन कमीशन के विरोध में भी खड़े हुए, करीब 10 बार जेल गए। हाँ, मशहूर काकोरी कांड के क्रांतिकारियों के बचाव दल के वकीलों में एक चंद्रभानु भी थे। और फिर आया जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। अरे, अब इतना कुछ होने के बाद खुद को साबित भी तो करना था। फिर क्या, 1926 में कर लिया कांग्रेस ज्वाइन। फिर क्या, किस्मत और मेहनत दोनों रंगलाती गई और धड़ल्ले से आगे बढ़ते गए। कांग्रेस पार्टी के कई अहम पदों पर काम किया। 1937 के चुनाव में वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। फिर स्वतंत्रता के बाद 1946 में बनी पहली प्रदेश सरकार में वो गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के रूप में सम्मिलित हुए। फिर 1948 से 1959 तक कई विभागों के मंत्री के रूप में काम किया। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी नेहरू को चंद्रभानु भाते नहीं थे। पर धीरे धीरे चंद्रभानु यूपी की राजनीति में बड़ा ताकत बनते जा रहे थे। कहा जाता है यूपी कांग्रेस में चंद्रभानु का इतना रौला था कि विधायक पहले चंद्रभानु के सामने नतमस्तक होते थे, बाद में नेहरू के सामने साष्टांग करते थे, जो कि नमस्कार करने का एक तरीका होता है। और फिर बारी आई कुछ बड़ा करने की। 1960 में मुख्यमंत्री बने। वैसे उस वक्त ये रानीखेत साउथ से विधायक थे, पर संपूर्णानंद के मुख्यमंत्री रहते हुए पॉलिटिक्स बड़ी जटिल हो गई थी। कई पुर्जे बन गए थे कांग्रेस में। ऐसे में संपूर्णानंद को राजस्थान का राज्यपाल बना दिया गया और चंद्रभानु को यूपी का मुख्यमंत्री। लेकिन इससे केंद्र के नेता में खलबली मच गई। ये वो दौर था जब केंद्र में नेहरू की सत्ता को कांग्रेस के लोग ही चुनौती देने लगे थे, एंड नेहरू डिडंट लाइक इट। देन 1963 में के कामराज ने नेहरू को सलाह दी कि कुछ लोगों को छोड़कर सारे कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को रिजाइन कर देना चाहिए, जिससे कि स्टेट सरकारों को फिर से ऑर्गेनाइज किया जा सके। कहा गया कि कुछ दिन के लिए पद छोड़ दीजिए, पार्टी के लिए काम करना है। पर चंद्रभानु की नजर में ये था कि सारा गेम इसलिए हो रहा है कि नेहरू जिसको पसंद नहीं करते वो चला जाए। उन्होंने मना कर दिया, पर इनको समझा लिया गया कि ये कुछ दिनों की ही बात है, फिर से आपको बना दिया जाएगा मुख्यमंत्री। पर ऐसा नहीं हुआ। कामराज प्लान के तहत चंद्रभानु को आदर्शों की दुहाई पर पद छोड़ना पड़ा। जनतंत्र पर तानाशाही का बड़ा ही डेमोक्रेटिक वॉर था ये। चुने हुए नेता को नापसंदी की वजह से पद से हटना पड़ा, पर मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी राजनीति में उनका प्रभाव बना रहा। किस्मत की बात है, 1967 के चुनाव में जीतने के बाद फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार सिर्फ 19 दिनों के लिए। फिर से वही किस्मत। किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस को तोड़कर अपनी पार्टी बना ली। चंद्रभानु की सरकार गई, चरण सिंह मुख्यमंत्री बन गए, पर वो सरकार चला नहीं पाए। वो सरकार भी गिरी और चंद्रभानु गुप्ता को आनन फानन में मुख्यमंत्री बना दिया गया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने कांग्रेस को हमेशा के लिए बदल दिया। 1969 में कांग्रेस पार्टी टूट गई। यहीं से अधिकांश नेताओं के साथ चंद्रभानु के करियर पर भी ब्रेक लग गया। वैसे इनके बारे में पढ़ने में पता चलता है कि हमारी आजकल की भाषा में बड़े चिल थे। विरोधियों ने उन पर जमकर करप्शन का आरोप लगाया था, पर चंद्रभानु गुप्ता थे कि अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को हंसी में उड़ा देते थे। एक दिन डिनर पार्टी में खुद ही मजाक करने लगे। आप लोगों ने सुना, गली गली में शोर है, सीबी गुप्ता चोर है। पर ये कितने बड़े चोर थे कि इनके अकाउंट में मात्र 10,000 रुपए थे। देखा है कभी आपने ऐसा चोर? खैर, इनके करियर पर ब्रेक लगने के बाद भी मोरारजी प्रधानमंत्री बने। चंद्रभानु को मंत्रिमंडल में पद ऑफर किया, पर चंद्रभानु की हेल्थ बहुत खराब हो गई थी। मंत्री पद लेना मुनासिब नहीं था। उन्होंने मना कर दिया और फिर 11 मार्च 1980 को इनकी मृत्यु हो गई। चंद्रभानु गुप्ता एक अलग नेचर के राजनेता माने जाते थे। उनका जुमला बड़ा मशहूर था कि जो भी करो वो हट के करो। हालांकि कहा यह भी जाता है कि चंद्रभानु गुप्ता के दुश्मन बहुत थे और दोस्त बहुत कम, पर चंद्रभानु गुप्ता का ये अंदाज बड़ा निराला था। आज की इस पारी में बस इतना ही, पर नए मुख्यमंत्री के नए किस्सों से जल्द आपको रूबरू करवाएंगे। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।
कुछ बात तो जरूर रही होगी, ऐसे ही कोई भारत और यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। अपने सख्त निर्णयों के लिए जानी जाती थी ये। इन्हें पैराशूट सीएम भी कहा जाता था। वैसे तो कोई वास्ता था नहीं इनका यूपी से, पर जब किस्मत में लिखा हो यश तो रोकने से भला कहाँ रुकता है। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी, आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज हमारे मुख्यमंत्री। वो समय बड़ा मुश्किल था। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के कुछ नेताओं के बढ़ते कद से बड़े परेशान थे। मौजूदा मुख्यमंत्री यानी कि चंद्रभानु गुप्ता का कद भी इतना बढ़ रहा कि विधायक पहले चंद्रभानु के सामने नतमस्तक होते रहे और फिर नेहरू के सामने जाके साष्टांग प्रणाम करते रहे, जो कि आपको हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। फिर क्या नेहरू का ये बात रास नया आवत रही। फिर हुआ सम्मेलन और हो गई प्लानिंग इनका हटावे के, और नेहरू कहें कुछ लोगों को छोड़कर सारे कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को त्यागपत्र देना होगा, जिससे कि राज्य में पार्टी को मजबूत किया जा सके। बड़ा ना नुकुर की, लेकिन अंत में मान ही गए। फिर चर्चा हुआ यूपी में किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। फिर दौर आया कांग्रेस की अप्रत्याशित रूप से एक औरत के मुख्यमंत्री बनने का, और सुचिता कृपलानी बन गई यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री। और ये दांव चलकर कांग्रेस ने विद्रोहियों को कुछ पल के लिए शांत कर दिया था। कृपलानी जी का कार्यकाल बहुत छोटा था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण था, और कई बार उनके कार्यकाल की समीक्षा करते हुए हम उनके अतीत के जीवन को भूल जाते हैं। सुचिता कृपलानी जी ने 62 दिन के एक लंबे एम्प्लॉइज़ के एजिटेशन का मुकाबला किया, और वो डिगी नहीं, अपनी बात पर टिकी रहीं, और अल्टीमेटली कर्मचारियों को झुकना पड़ा। लेकिन ऐसा उन्होंने कैसे किया, अगर यह हमें समझना है तो हमें जाना पड़ेगा क्विट इंडिया मूवमेंट में। और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो अंडरग्राउंड एक आंदोलन चल रहा था, जिसमें उषा मेहता, अरुणा आसफ अली थी, उन्हीं के साथ साथ सुचिता कृपलानी जी भी उस आंदोलन की एक प्रमुख कड़ी थी। सुचिता कृपलानी के राजनीतिक सफर से पहले आइए आपको बताते हैं इनके बारे में। सुचिता बंगाली थी, लाहौर और दिल्ली में पढ़ी थी। यूपी से कोई नाता नहीं था इनका। गाना गाने की बड़ी शौकीन थी। सेंट स्टेफन से पढ़ी, फिर बीएचयू में लेक्चरर हो गई। 1936 में सोशलिस्ट लीडर जेबी कृपलानी से शादी हो गई तो सुचिता ने नाम बदल लिया। राजनीति में इतिहास करना था तो कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में खूब मेहनत की। नोआखाली, जहां घर जलाए जा रहे थे, भयानक सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उसी समय सुचिता कृपलानी जी गांधी जी के साथ, जो अभी बांग्लादेश का इलाका है, जो उस समय हिंदुस्तान का हिस्सा था, वहाँ गईं। महिला कांग्रेस की उन्होंने स्थापना की। यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में 1960 में एक संगठन की मुखिया बन करके भारत की ओर से गईं। तो उनका ये जो अतीत था वो बहुत उनको उसने सहायता दी, उनको हेल्प किया, और उस 3-3.5 साल के कार्यक्रम में एक सटीक सरकार, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के मुखिया के तौर पर सुचिता कृपलानी जी उत्तर प्रदेश में रहीं। 1940 में सुचिता कृपलानी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला शाखा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के चलते 1 साल के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। आजादी की लड़ाई का खुमार उतरने लगा। फिर दौर आया राजनीति में कीर्तिमान स्थापित करने का। वो दौर आदर्शवाद का था। जिसको लगता कि नेहरू आदर्शवाद से विमुख हो रहे हैं, वो अपना दल बना लेता था। 1952 में आचार्य जेबी कृपलानी के नेहरू से संबंध खराब हो गए। उन्होंने अलग पार्टी बना ली, कृषक मजदूर प्रजा पार्टी। फिर क्या, इसी पार्टी से कांग्रेस के खिलाफ सुचिता कृपलानी खड़ी हो गई। 1952 के लोकसभा चुनाव में और दिल्ली से जीत के आई। 1957 के चुनाव में भी जीती, लेकिन अब कांग्रेस से, क्योंकि फिर मनमुटाव दूर हो गए थे। पर यह भी हो सकता है कि राजनीतिक करियर को लेकर पाला बदल लिया गया हो। जैसे जैसे राजनीति समझ आ रही थी, वरिष्ठों के फैसलों पर भी सवाल उठने लगे थे। अब नेहरू ने इनको राज्य मंत्री बना दिया। बाद में 1967 में गोंडा से जीतकर ये फिर संसद पहुंची थी। खैर, अब लड़की थी तो लोगों के तानों से भला कहां बचने वाली थी। सुचिता के कांग्रेस ज्वाइन करने को लेकर जेबी कृपलानी ने एक बार कहा था, अब तक मुझे लगता था कि कांग्रेस वाले मूर्ख हैं, पर अब पता चल रहा है कि गैंगस्टर भी हैं, दूसरों की बीवियों के साथ भाग जाते हैं। इन सब के बीच 1962 में इनको उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए भेजा गया। बस्ती जिले के मेड़वाल सीट से नेहरू ने इनको अपना हथियार बनाया था। 1963 में ये भारत के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बन गई।
ये सब कुछ राजनीति को साधने के लिए हुआ था। इनके शासनकाल में एक घटना हुई जो सबको याद रही। सरकारी कर्मचारियों ने पेमेंट को लेकर 62 दिनों की हड़ताल कर दी थी, पर सुचिता डिगी नहीं, पेमेंट नहीं बढ़ाया। 1962 में यूपी में कांग्रेस की 2 धड़ हो गए थे, एक कमलापति त्रिपाठी का, दूसरा चंद्रभानु गुप्ता का। कहते हैं गुप्ता ने ही सुचिता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उकसाया था, क्योंकि गुप्ता खुद चुनाव हार गए थे। कमलापति को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे। फिर 1971 में सुचिता ने राजनीति से रिटायरमेंट ले ली। 1974 में इनकी मृत्यु हो गई। पर एक जो सबसे खास बात है वो सुनते जाइए। कहा जाता है कि जब सुचिता कृपलानी नोआखाली में घूम रही थी, तब वो अपने साथ साइनाइड का कैप्सूल भी लेकर रखती थी, क्योंकि उस वक्त वहां पर औरतों के साथ कुछ भी हो सकता था। एक किताब में इस बात का जिक्र है, ग्रेट वुमेन ऑफ मॉडर्न इंडिया नाम से सीरीज आई थी। इसमें सुचिता कृपलानी पर लिखी किताब में ये बातें बताई गई हैं। आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, पर आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.batenup.com पर जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। कुछ नए मुख्यमंत्री के नए किस्सों से आपको जल्द रूबरू करवाएंगे। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार। चौधरी चरण सिंह एक हैं, पर उनके रूप अनेक हैं। उनके व्यक्तित्व की न जाने कितनी तहें हैं, कितनी परतें हैं। हर तह में नए चरण सिंह हैं, अपनी पूरी परिभाषा और पहचान के साथ। वैसे किसानों का नेता कहा जाता था इन्हें। जरा सी आग घुमाने पर किसानों की समस्या दिख जाती थी। ना चाहते हुए भी एक इंसान के मन में इनकी रेखा खिंच जाती थी। ये कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह हैं ये। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज हमारे मुख्यमंत्री। इनके बारे में जाने तो ये 23 दिसंबर 1902 को गाजियाबाद जिले के हापुड़ में जन्मे थे। वैसे इन्होंने भी आगरा विश्वविद्यालय से लॉ में डिग्री ली थी। वैसे यार ये सारे मुख्यमंत्री को लॉ की डिग्री इतनी क्यों पसंद आती थी? खैर, 1928 में गाजियाबाद में वकालत करने के साथ ही समाज के लोगों की समस्याओं को गौर से देखने लगे। ये वो वक्त था जब देश में गांधी का कहा चलता था, जनता उनके पीछे पीछे चलती थी। 1929 में लाहौर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का ऐलान किया। नेहरू कांग्रेस के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। चरण सिंह ने इनसे प्रभावित होकर गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी का गठन किया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अब गाजियाबाद में समंदर तो था नहीं, तो चरण सिंह हिंडन नदी के किनारे पहुंच गए नमक बनाने के लिए। फिर क्या 1 महीने के लिए जेल हो गई। फिर वापसी के बाद चरण सिंह बिल्कुल ही स्वतंत्रता आंदोलन में आ गए। 1937 में चुनाव हुए। बागपत से चरण सिंह विधानसभा में चुने गए। फिर विधानसभा में किसानों की फसल से संबंधित एक बिल पेश किया। ये उस वक्त का क्रांतिकारी बिल था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने मुगलिया टैक्स सिस्टम को हटाकर भारतीय किसानों को ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी। इसके बाद चरण सिंह ने कई क्रांतिकारी काम किए और फिर दौर आया सिस्टम को सिस्टम में लाने का। 3 अप्रैल 1967 ये वही दिन है जब पहली बार किसान नेता चौधरी चरण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बने। लेकिन 17 अप्रैल 1968 को उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हुए बीच चुनाव में उन्हें फिर से सफलता मिली और दूसरी बार 17 फरवरी 1970 को यूपी के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने केंद्र की राजनीति में कदम रखा। उन्होंने मोरारजी देसाई की सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। इसी दौरान उनके व मोरारजी देसाई के बीच मतभेद हुए थे, तो उन्होंने बगावत करते हुए जनता दल पार्टी भी छोड़ दी। मोरारजी देसाई की सरकार गिरी तो कांग्रेस व दूसरी दलों के समर्थन से चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 को देश के 5वें प्रधानमंत्री बने। इसके बाद इंदिरा गांधी ने शर्त रखी थी कि उनकी पार्टी व उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, लेकिन सिद्धांतवादी चौधरी चरण सिंह ने उनकी शर्त नहीं मानी और 14 जनवरी 1980 को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।
इस दौरान उन्होंने देश के किसानों की स्थिति सुधारने और उनके अधिकारों के लिए लगातार काम किया। 29 मई 1987 को चौधरी चरण सिंह ने अंतिम सांस ली। इनके बारे में कई किस्से मशहूर हैं। कहा जाता है 1979 में जब वो देश के प्रधानमंत्री बने थे तो एक दिन कानून व्यवस्था का हाल जानने के लिए काफिले को दूर खड़ा कर इटावा जिले के उसराहार थाने में मैला कुर्ता और धोती पहनकर पहुंच गए। उन्होंने दरोगा से बैल चोरी की रिपोर्ट लिखने को कहा, लेकिन दरोगा ने बिना रिपोर्ट लिखे उन्हें चलता कर दिया। उनके जाते समय एक सिपाही रिपोर्ट लिखने के लिए खर्चा पानी मांग रहा था। अंत में 35 रुपए में रिपोर्ट लिखना तय हुआ। मुंशी ने रिपोर्ट लिखकर कहा कि बाबा अंगूठा लगाओगे या हस्ताक्षर करोगे। इस पर उन्होंने चौधरी चरण सिंह लिख दिया और जेब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की मोहर निकालकर लगा दी। ये देखकर फिर क्या होना था आप समझ ही सकते हैं। मच गई हड़कंप। इसके बाद उन्होंने पूरे ऊसाहार थाने को सस्पेंड कर दिया। मेरठ निवासी सुमेर सिंह कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह और जाटों को लेकर एक और किस्सा मशहूर है। जब अजीत सिंह जीवित थे तो हर चुनाव में मतदान से पहले रात के समय चौधरी चरण सिंह बड़े बुजुर्गों जाटों के सपनों में आते थे। सपने में आकर वो रोने लग जाते थे और कहते थे कि मुझे भूल गए, मेरे बेटे की ना सही लेकिन मेरी इज्जत की चिंता करो, चलो इस बार मेरे नाम पर अजीत को वोट देना। मतदान के दिन सभी जाट पसीज कर रालौद को वोट देकर आते थे। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, पर आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bhartiyupki.com पर विजिट कर सकते हैं। नए मुख्यमंत्री के नए किस्सों से जल्द आपको रूबरू करवाएंगे। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार। जिस राज्य में विधान परिषद है वहां के कुछ मुख्यमंत्री उच्च सदन के ही सदस्य होना पसंद करते हैं। इस बार योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की खबर पर सन 1971 के उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह की याद आ गई। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं अपनी पसंदीदा सीरीज हमारे मुख्यमंत्री। इनकी कहानी शुरू हुई है वाराणसी से। इनका जन्म 8 अगस्त 1904 को हुआ। इन्होंने पहली बार 1952 में चंदौली से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। 1957 के चुनाव में उन्होंने इसी सीट से दिग्गज समाजवादी पार्टी नेता राम मनोहर लोहिया को हराया था। 60 के दशक में वो केंद्र सरकार में उद्योग और फिर लौह और इस्पात मंत्री रहे। दरअसल यूपी में साल 1969 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के चंद्रभानु गुप्ता प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन साल भर के भीतर उन्हें भारतीय क्रांति दल के चौधरी चरण सिंह के लिए अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी, जैसा कि हम आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। हालांकि चरण सिंह 7 महीने ही सीएम के पद पर थे। बहुमत खोने के बाद उन्होंने विधानसभा भंग कर देने की सिफारिश की थी, लेकिन राज्यपाल बी गोपाल रेड्डी ने उनकी सिफारिश नहीं मानी और इस्तीफा देने को कहा। आखिरकार 17 दिन के राष्ट्रपति शासन के बाद त्रिभुवन नारायण सिंह को संयुक्त विधायक दल के नेता के तौर पर 18 अक्टूबर 1970 को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। उन्हें भारतीय जनसंघ स्वतंत्र पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। उस समय सदन में उनके समर्थकों की संख्या 257 थी। त्रिभुवन नारायण सिंह को चौधरी चरण सिंह का समर्थन प्राप्त था। तब त्रिभुवन नारायण सिंह राज्यसभा के सांसद थे, यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक टीएन सिंह हालांकि चरण सिंह के आदमी नहीं थे, लेकिन वे अकेले ऐसे नेता थे जिन्हें सीएम बनाए जाने पर चरण सिंह को कोई शिकायत नहीं थी। यानी दिलचस्प बात ये थी कि त्रिभुवन नारायण सिंह के मुख्यमंत्री बनने की कहानी ये थी कि उन पर किसी के भी आदमी होने का टैग नहीं था। मतलब ये कि वो किसी के भी यश मैन नहीं थे। राजनीतिक पुस्तक एन इंडियन पॉलिटिक्स लाइफ चरण सिंह एंड कांग्रेस पॉलिटिक्स में लिखे एक चैप्टर के मुताबिक 1971 के लोकसभा चुनाव से पहले इंदिरा गांधी ने भारतीय क्रांति दल की कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव रखा था। वो बीकेडी को लोकसभा में 30 सीट देने के साथ चरण सिंह को सन 1974 तक मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार थी, लेकिन चरण सिंह ने इस प्रस्ताव को
इस आधार पर नामंजूर कर दिया था कि वो टीएन सिंह के समर्थन का वादा कर चुके हैं और अब उनके वादे से मुकर नहीं सकते। यूपी के वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ सांसद का चुनाव जीत गए थे, इसलिए उन्होंने गोरखपुर की मानीराम की सीट से इस्तीफा दे दिया था। त्रिभुवन नारायण सिंह ने इस सीट से विधानसभा उपचुनाव लड़ने का फैसला किया। त्रिभुवन नारायण सिंह अपनी जीत के प्रति इतने आश्वस्त थे कि वो एक बार भी अपने चुनावी क्षेत्र में वोट मांगने नहीं गए। बिहार के नेता कर्पूरी ठाकुर को त्रिभुवन नारायण सिंह के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी गई थी। आमतौर से प्रधानमंत्री उपचुनाव में प्रचार करने नहीं जाता, लेकिन मार्च 1971 में विधानसभा उपचुनाव में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार रामकृष्ण द्विवेदी के समर्थन में प्रचार करने मानीराम पहुंची थी। हालांकि इसकी वजह थी कि कांग्रेस का बंटवारा हो चुका था और त्रिभुवन नारायण सिंह मोरारजी देसाई और चंद्रभानु गुप्ता के समर्थक थे, इसलिए इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि टीएन सिंह विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बने। दरअसल इस उपचुनाव की शुरुआत से ही त्रिभुवन नारायण सिंह की जीत की अटकलें लग रही थी। अचानक इंदिरा गांधी की चुनावी सभा में कुछ लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसकी वजह से चुनावी हवा पूरी तरह से टीएन सिंह के खिलाफ हो गई। तब एक अखबार में बतौर संवाददाता रहे रामकृष्ण द्विवेदी ने सीएम त्रिभुवन नारायण सिंह को करीब 15,000 वोटों से हराया था। ये पहला मौका था जब कोई सीएम इस तरह उपचुनाव हारा हो। चुनाव परिणाम तब आया जब सदन में राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था। टीएन सिंह ने भाषण के बीचों बीच ही अपने इस्तीफे का ऐलान करके सबको चौंका दिया। 1969 में महंत अवैधनाथ इसी सीट पर रामकृष्ण द्विवेदी को करीब 3,000 वोटों से हराया था। गोरखपुर में मानीराम विधानसभा क्षेत्र अब अस्तित्व में नहीं था, पर इसी मन के बाद अब इसका क्षेत्र गोरखपुर सदन और पिपराइच विधानसभा का हिस्सा बन चुका था। खैर जो भी हो, आखिर इस पर उपचुनाव के नतीजे ने इंदिरा गांधी के पक्ष में चुनावी हवा में अहम भूमिका निभाई। मानीराम उपचुनाव के कुछ सप्ताह बाद ही लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें इंदिरा गांधी ने भारी जीत दर्ज की, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने एक तरफ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो दूसरी तरफ राजाओं के प्रीवी पर्स बंद करने का ऐलान किया। उनकी गरीबी हटाओ के नारे को इस चुनाव के नतीजे से बहुत बल मिला और पूरे प्रदेश में इंदिरा गांधी का असर साफ दिखाई दिया। आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, पर आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.batenyup.com पर विजिट कर सकते हैं। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार। ये किस्सा शुरू होता है महादेव की नगरी बनारस से। यूपी के 7वें मुख्यमंत्री तमाम कांग्रेस नेताओं की तरह बनारस से ही थे। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम हमारे मुख्यमंत्री। 3 सितंबर 1905 ये वही दिन है जब राजनीति को हॉबी और प्रोफेशन दोनों समझने वाले कमलापति त्रिपाठी का जन्म हुआ। काशी विद्यापीठ से पढ़ाई की, शास्त्री और डिलीट की उपाधि प्राप्त की। अब यूपी में शासन करने से पहले उसे समझना भी जरूरी था। फिर क्या, अखबार आज में पत्रकार के तौर पर अपना करियर शुरू किया। हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में जानकार थे तो लिखते भी बढ़िया थे। उस दौर में गांधी जी ने ऐसा माहौल बना दिया था कि जेल जाना और पुलिस से मार खाना चौपाटी घूमते हुए भेलपुरी खाने जैसा था। कमलापति भी आंदोलनों में पार्टिसिपेट करने लगे, जेल भी जाने लगे। 16 की उम्र में असहयोग आंदोलन के दौरान जेल गए। धीरे धीरे यूपी की राजनीति में इनका बड़ा नाम बनने लगा। 1937 के चुनाव में विधानसभा में चुने गए। ये सिलसिला लंबे समय तक जारी रहा। 1946, 1952, 1957, 1962 और 1969 में भी चुने गए। राजनीति में प्रवेश करने के बाद इनका कद धीरे धीरे बढ़ने लगा। आजादी के वक्त संविधान सभा के भी सदस्य रहे। अब इतनी मेहनत कर रहे थे तो सबकी नजर में छाप तो छोड़नी ही थी। फिर यूपी की राजनीति में कमलापति त्रिपाठी का अपना एक गुट बन गया था। इनकी बाकी नेताओं जैसे चंद्रभानु गुप्ता और त्रिभुवन नारायण सिंह से बनती नहीं थी। ये राजनीतिक दुराव था पर व्यक्तिगत नहीं। पर राजनीति ऐसी चीज ही है कि सबको कुछ ना कुछ करने पर बाध्य कर देती है।
जैसे कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किन हालातों में सुचित्रा कृपलानी को यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री बनाया गया था, पर इसके तुरंत बाद नेहरू की मौत हो गई थी। फिर नए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी मौत हो गई, तो कांग्रेस ने जल्दबाजी में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया। ये घटना यूपी की राजनीति को भी प्रभावित कर रही थी। कमलापति त्रिपाठी उस वक्त राजनीति की नब्ज पहचानते थे, तो वो भी इंदिरा गांधी के साथ हो लिए। 4 अप्रैल 1971 को कमलापति त्रिपाठी को यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया गया। वो उस वक्त चंदौली से विधायक थे, पर कमलापति के राज में एक ऐसी घटना हुई जो सिर्फ अंग्रेजों के राज में हुई थी। इससे अंग्रेजों का तो कुछ बिगड़ा नहीं, पर कमलापति की कुर्सी चली गई। 1946 के नौसेना विद्रोह के बाद का दूसरा विद्रोह हुआ। 1973 में उत्तर प्रदेश का पीएसी का विद्रोह हुआ। नौसेना का विद्रोह तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ था, लेकिन आजादी के बाद हुआ पीएसी की 12वीं बटालियन का विद्रोह अपनी ही सरकार के खिलाफ था। तत्कालीन गृह राज्य मंत्री केसी पंत द्वारा 30 मई 1973 को राज्यसभा को दी गई सूचना के अनुसार 22 से 25 मई 1973 तक चले इस विद्रोह को दबाने के लिए की गई सैन्य कार्रवाई के दौरान सेना ने भी अपने 13 जवान खो दिए थे और 45 अन्य घायल हो गए थे। इस विद्रोह का राजनीति पर इतना जबरदस्त असर हुआ कि 425 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधानसभा में 280 सीटों वाली कांग्रेस की कमलापति त्रिपाठी सरकार को 12 जून 1973 को सत्ता से हटना पड़ा था। इसके बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लग गया, जो करीब 150 दिनों तक रहा। हालांकि कमलापति की राजनीति खत्म नहीं हुई थी। वो 1973 से 78 तक, 78 से 80 तक और 85 से 86 में राज्यसभा के सदस्य रहे। 1980 से 84 में लोकसभा के रहे। 1973 से 77 तक रेल मंत्री रहे। 1977 से 80 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। इस वक्त इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर थी। रेल मंत्री के तौर पर इन्होंने बनारस को कई ट्रेनें दी, जिसमें काशी विश्वनाथ, साबरमती सहित 6-7 ट्रेनें शामिल थी। फिर इंदिरा गांधी की भी मौत हो गई। राजीव गांधी ने नौजवान नेताओं की फौज इकट्ठा करनी शुरू कर दी थी। इसी में कमलापति त्रिपाठी को कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद से हटाकर अर्जुन सिंह को बना दिया गया। इसके बाद कमलापति दरकिनार कर दिए गए। जब 1987 में विहिप ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया, तो कमला ने कहा कि बाबरी मस्जिद पर गिरने वाला पहला फावड़ा मेरी गर्दन पर गिरेगा। कमला ने अपने जीवन में राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध बातें शुरू की थी। 85 साल की उम्र में कमला दिल्ली की 9 जनपद की वीआईपी क्वार्टर्स में बिसुरे अकेले रहते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं वक्त को मार रहा हूँ जब तक कि वक्त मुझे नहीं मार दे। आवाज टूट रही है, आंखें पानी से भरी जा रही हैं, खालीपन खा रहा है। नजमा हिप्तुल्ला, के तिवारी, मार्गरेट अल्वा, सबने कमला से ट्रेनिंग ली थी, पर सबने उन्हें भुला दिया था। कमला ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि सब मेरी इज्जत करें, पर अपमान तो ना करें। देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़कर मैंने कोई अपराध नहीं किया था। 1983 में जब आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में हार हुई, तो इंदिरा ने कमला को दोनों जगहों का प्रभारी बना दिया। बाद में राजीव ने इनकी इज्जत करनी बंद कर दी थी। 1986 में कमला ने राजीव को एक जहर बुझी चिट्ठी लिखी, पर बाद में कांग्रेस ने इनको धर के दिया। बाहर नहीं निकाले गए, बस यही बच गया। मुस्कुराते हुए कहते हैं, उसने मुझे बर्बाद किया, वरना मैं भी आदमी काम का था। एक जगह पर पैर छुए गए तो कहा, आशीर्वाद देना हमारे खानदान का काम है। 8 अक्टूबर 1990 को कमलापति त्रिपाठी की मौत हो गई। इनकी मौत के बाद बनारस बीजेपी का गढ़ बन गया। बेचन शर्मा उग्र ने कमलापति त्रिपाठी के नेता बन जाने पर उनके बारे में खूब लिखा है। इसी से थोड़ा पता चलता है कि नेता बनकर रहना कितना मुश्किल है और कितना कुछ बदलना पड़ता है। आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, पर आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.batenyup.com पर विजिट कर सकते हैं। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नए मुख्यमंत्री के नए किस्सों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। नमस्कार। आज की कहानी एक ऐसे मुख्यमंत्री की है जिनके लिए कहा जाता है कि इनसे विवादित मुख्यमंत्री ना जन्मा है और ना ही जन्मेगा। अनगिनत खट्टे मीठे किस्से हैं इनके। इनका राजनीति में कभी अतीत नहीं हुआ। राख में से फिर जलकर उठना इन्हें बखूबी आता था।
नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं अपनी खास सीरीज हमारे मुख्यमंत्री। इनका नाम एनडी तिवारी है। 18 अक्टूबर 1925 को नैनीताल के बतूली गांव में पैदा हुए। पिता पूर्णानंद तिवारी वन विभाग के अफसर थे, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी नौकरी छोड़ दी थी। तिवारी हल्द्वानी, बरेली और नैनीताल के अलग अलग स्कूल कॉलेज में पढ़े थे। राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के जरिए आए। ब्रिटिश विरोधी चिट्ठियां लिखने की वजह से 14 दिसंबर 1942 को अरेस्ट हुए और नैनीताल की उसी जेल में भेजे गए जहां उनके पिता पहले बंद थे। 15 महीने बाद रिहा हुए तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां से आगे की पढ़ाई जारी रखी। 1947 में स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बने। 1945 से 1949 के बीच ऑल इंडिया स्टूडेंट कांग्रेस के सेक्रेटरी रहे। पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो 1954 में सुशीला तिवारी से शादी की। 14 मई 2014 को उज्ज्वला शर्मा से शादी की, जिनसे लंबे समय तक उनका रिश्ता था और जिनके बायोलॉजिकल बेटे रोहित शेखर के वो पिता थे। 1987 में काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी ने डीलिट की मानद उपाधि दी। आजादी के बाद यूपी में 1952 में प्रजा समाजवादी पार्टी के टिकट पर नैनीताल से जीतकर विधायक बने। 1957 में नैनीताल से जीते और असेंबली में विपक्ष के नेता बने। 1963 में कांग्रेस ज्वाइन की, काशीपुर से विधायक बने और यूपी सरकार में मंत्री बने। 1968 में नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की, जो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। 1969 से 1971 के बीच इंडियन यूथ कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे। जितनी एक भारतीय की औसत उम्र है, उतना तिवारी राजनीति में सक्रिय रहे। जिस उम्र में खड़े नहीं हो पाते थे और मिक्सी में पीसकर खाना खाते थे, उस उम्र में भी राजनीति वापस की। 2002 के बाद से कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन 2012 में कम से कम 7 कैंडिडेट्स को उत्तराखंड में कांग्रेस से चुनाव लड़ाया। रोड शो करके वोट मांगे, हेलीकॉप्टर से घूमे। यूपी में उनके प्रचार की डिमांड थी, लेकिन तबीयत खराब थी तो नहीं आए। उत्तराखंड में प्रचार के दौरान बोले कि जरूरत पड़ी तो 2.5 साल के लिए सीएम बन जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब हम आपको देते हैं। उन्होंने इसके जवाब में कहा कि 2.5 साल के बाद 90 के हो जाएंगे। तिवारी का दावा था कि 2002 से 2007 के बीच उत्तराखंड का सर्वाधिक विकास हुआ और विरोधी भी ये बात मानते थे। हाँ, 2009 के राजभवन कांड को याद नहीं करना चाहते। तिवारी कभी राज्यों के बारे में नहीं, हमेशा देश के बारे में सोचते हैं। इस उम्र में भी अर्थव्यवस्था, ब्लैकबेरी, सैमसंग, सोनी और निकॉन जैसी कंपनियों और दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत के पिछड़ने पर बात करते हैं। अप्रैल 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले राजनाथ सिंह एनडी तिवारी से मिलने पहुंचे थे और तिवारी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। 2012 में मुलायम सिंह के लिए प्रेम दिखाया था। अखिलेश की सीएम बनने पर कहा था कि वो राज्य संभालेगा और मुलायम राष्ट्रीय राजनीति में रहेंगे। 2012 में ही जब तिवारी रोहित के पिता घोषित किए गए तो टीम अन्ना ने चुटकी लेते हुए उन्हें बधाई दी थी। 2016 में देहरादून के शहीद स्थल पर पहुंचने पर तिवारी फूट फूट कर रो पड़े कि राज्य निर्माण में भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों की सरकार उपेक्षा कर रही है और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक किस्सा ये भी है कि 70 के दशक में यूपी के मुख्यमंत्री रहते हुए एनडी तिवारी ने संजय गांधी की चप्पलें उठाई थी। उस समय कांग्रेस में संजय की तूती बोलती थी और कई कांग्रेसी नेताओं को संजय की चप्पलों के नीचे ही तरक्की का रास्ता दिखाई देता था। वो खुद कांग्रेसी नेताओं की तारीफ करते थे और उन्हें अपनी तारीफ सुनना भी खासा पसंद था। बताते हैं कि तारीफ करने वालों को निहाल कर देते थे। याददाश्त कमजोर थी, लोगों के नाम अक्सर भूल जाते थे। 1-2 लड़कियां, महिलाएं ऐसी थी जो उनके आशीर्वाद से मंत्री बनी थी। उत्तराखंड का सीएम रहते हुए एक किस्सा है कि जिसे सचिव नियुक्त किया उसे भूल गए। वो अगले दिन फाइलें लेकर आया तो उसे बिठाया, नाश्ता कराया, घर परिवार की बातें भी की। आखिर में पूछा कि किस काम से आए थे। उसने फाइलें सामने रखी तो पूछा कि तुम्हारे पास सरकारी फाइलें कहाँ से आई? जवाब आया कि आपने ही तो सचिव रखा है। इस वजह से एक आदमी हमेशा उनके पीछे रहता था, जो मिलने वाले के बारे में उन्हें बताता था। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, पर आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.batenyup.com पर विजिट कर सकते हैं। कुछ नए मुख्यमंत्री के नए किस्सों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए करते रहें और देखते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।
राजनीति का पहला और अंतिम लक्ष्य होता है सत्ता। न पाप, न पुण्य, न धर्म, न ही अधर्म, सब कुछ नीति, और यही राजनीति। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं अपनी खास सीरीज हमारे मुख्यमंत्री। पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत से शुरू होकर यूपी की राजनीति चौधरी चरण सिंह तक आते आते सिद्धांतों से अलग सत्ता सिद्धि तक आ पहुंची थी। इस दौर ने ऐसी नींव रखी जिसने उत्तर प्रदेश को दशकों चैन की सांस नहीं लेने दी। आज की हमारे इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे 1969 के चुनाव आते आते उत्तर प्रदेश की सियासत किस तरह से बदल चुकी थी। सरकारें बनने गिरने के कई राउंड के बाद 1973 में हेमवती नंदन बहुगुना यूपी के मुख्यमंत्री बने। रोलर कोस्टर राइड कभी की है? अगर की है तो एक बार फिर यादों में खो जाइए, अगर नहीं की तो कहानी को फील करिए। ये राजनीति के एक ऐसे किरदार हैं जिसके रग रग में राजनीति भरी थी। ये 24 घंटे वाले राजनेता थे। न राजनीति इन्हें चैन लेने देती थी और न ये राजनीति को चैन लेने देते थे। वो कहते हैं ना कि दिया और बाती जैसा रिश्ता था इनका राजनीति से। इनके प्यार का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि जब राजनीति ने इन्हें छोड़ा तो इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ और 25 अप्रैल 1919 को उत्तराखंड के पौड़ी जिले में बुधानी गांव में हेमवती नंदन का जन्म हुआ था। ये यूपी की राजनीति में एक ऐसा नेता बने जिनके हारने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इनका विरोध इतना तगड़ा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटिश सरकार भी इनसे तंग आ गई थी और उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 5,000 रुपए का इनाम तक रख दिया था। लेकिन हेमवती के तेवर बरकरार रहे। हेमवती बहुगुना पढ़ाई के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आए थे और यहीं से छात्र नेता में सक्रिय हो गए। इसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री के संपर्क में आए और कांग्रेस के सदस्य बन गए। तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो आना ही था और यहीं से इनके करियर की शुरुआत हुई। 1936 से 1942 तक हेमवती नंदन छात्र आंदोलन में शामिल रहे थे। वो वक्त ही ऐसा था कि जिससे जितना हो सकता था वो करता था। उसके बाद हेमवती यूपी की राजनीति में सक्रिय हो गए। 1952 से वो लगातार यूपी कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। 1957 में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे। ऐसा माना जाता है कि सरकार जिसको मंत्री नहीं बना पाती थी उसे ये पद दे देती थी। पर इससे ये पता चलता है कि हेमवती को इग्नोर करना सरकार के लिए भी आसान नहीं था। 1958 में प्रमोशन हुआ। सरकार के श्रम और उद्योग विभाग के उप मंत्री रहे। फिर 1963 से 1969 तक यूपी कांग्रेस महासचिव के पद पर रहे। 1977 में आम चुनाव के बाद बहुगुणा को अखिल भारतीय कांग्रेस का महामंत्री चुना गया। इस साल कांग्रेस में समस्या पैदा हो गई। चरण सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी। फिर 1969 में इंदिरा गांधी को लेकर ही बवाल हो गया। कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई। त्रिभुवनारायण सिंह जैसे नेता कामराज के सिंडिकेट ग्रुप में चले गए, पर कमलापति त्रिपाठी और हेमवती नंदन बहुगुणा इंदिरा गांधी के साथ बने रहे। कांग्रेस का दो धड़ों में बंटना बहुगुणा के लिए काम आ गया। यूपी के सीएम त्रिभुवनारायण सिंह पद पर रहते हुए उपचुनाव हार गए। उसके बाद कमलापति त्रिपाठी यूपी के सीएम बने तो उन्हें पीएसी विद्रोह और भ्रष्टाचार के आरोप में पद छोड़ना पड़ गया। बस यही बहुगुणा की किस्मत चमक गई और वह उस वक्त सांसद थे और इंदिरा गांधी सीएम के लिए नया चेहरा तलाश कर रही थी। हेमवती बहुगुणा के नाम पर सहमति बन गई और उन्हें 8 नवंबर 1973 में सीएम बना दिया गया और वो 1975 तक सीएम रहे। मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में लिखा है कि संजय गांधी को किसी ने बताया था कि बहुगुणा लखनऊ के किसी तांत्रिक का सहारा ले रहे हैं और तंत्र मंत्र के जरिए अपने दुश्मनों को हटा रहे हैं। ये पता चलते ही संजय गांधी ने यशपाल कपूर और मध्य प्रदेश के सीएम पीसी सेठी को उस तांत्रिक को पकड़ने के काम पर लगा दिया। उस तांत्रिक को पीसी एक्ट के तहत गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन बाद में बहुगुणा ने बताया कि वो तांत्रिक नहीं बल्कि वैद्य था और कमलापति त्रिपाठी भी उसकी मदद लिया करते थे। 80 के दशक में एक और चुनाव ने बहुगुणा का करियर दांव पर लगा दिया। बहुगुणा तब तक कांग्रेस छोड़ चुके थे और लोकदल की टिकट पर मैदान में थे। 1984 के इस चुनाव में इलाहाबाद लोकसभा सीट से उनके खिलाफ सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उतरे थे। किसी के रहमो गुमान में भी नहीं था कि अंग्रेजों तक की नाक में दम करने वाले बहुगुणा एक बॉलीवुड सुपरस्टार से हार जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ और अमिताभ बच्चन ने हेमवती नंदन बहुगुणा को 1,87,000 वोटों से शिकस्त दी थी। इस हार ने बहुगुणा को ऐसा झटका दिया कि उन्होंने राजनीति से संन्यास ही ले लिया। इसके 5 साल बाद 17 मार्च 1989 को हेमवती नंदन बहुगुणा दुनिया से अलविदा हो गए। हालांकि उनके बच्चों ने उनकी राजनीतिक विरासत आगे बढ़ाई। बेटे विजय बहुगुणा उत्तराखंड के सीएम रह चुके हैं, वहीं उनकी बेटी रीता बहुगुणा जोशी सांसद रह चुकी हैं और फिलहाल भाजपा में हैं। आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, पर आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।
अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसे मुख्यमंत्री की तमाम किस्सों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार। राज्यसभा में एक सभापति होता है और एक उपसभापति। सभापति उपराष्ट्रपति होता है, यही सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। पर एक प्रोटेम चेयरमैन भी होता है, दोनों के ना रहने पर वही सदस्यों को शपथ दिलाता है। पर भारत के इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि प्रोटेम चेयरमैन ने सदस्यों को शपथ दिलाई थी। ये चेयरमैन थे बाबू बनारसी दास। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं अपनी खास सीरीज हमारे मुख्यमंत्री। मात्र 16 साल की उम्र में बनारसी दास ने अपने गांव में कन्या पाठशाला लगाई थी, जिसमें वो खुद पढ़ाते थे। उसी वक्त गांधी जी की बातों से प्रभावित होकर उन्होंने छुआछूत मिटाने के लिए सहभोज कर लिया। इसके चलते गांव तो दूर, इनके परिवार ने भी इनका बहिष्कार कर दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के उतरौली गाँव में 8 जुलाई 1912 को बाबू बनारसी दास का जन्म हुआ था। पढ़ाई के दौरान ही 15 वर्ष की उम्र में ही वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। 1928 में नौजवान भारत सभा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। 12 सितंबर 1930 के गुठावली में एक भयानक कांड हो गया। बाबू बनारसी दास की नेता नगरी में गुठावली में एक विशाल जनसभा आयोजित हुई थी। ये शांतिपूर्ण थी, लेकिन पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। 23 राउंड गोली चली। इस गोलीकांड में आजादी के 8 दीवाने शहीद हो गए थे। इस कांड में पुलिस ने करीब 1000 लोगों को गिरफ्तार किया और 45 लोगों पर मुकदमा चला। बनारसी दास ने साल 1936 को विद्यावती देवी के साथ शादी की। 1946 के विधानसभा चुनाव में वो बुलंदशहर से निर्विरोध चुने गए थे। इसी साल वो बुलंदशहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी बने थे। प्रशासन को लेकर इनके कुछ और काम अच्छे रहे हैं। 1946 में कालाबाजारी के चलते यूपी में बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, पर बुलंदशहर में बनारसी दास ने लोगों से बात कर सारा इंतजाम कर रखा था। बाकी जगहों जैसा माहौल यहाँ नहीं बना। फिर यूपी की राजनीति में बराबर बने रहे। भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष के दौरान बुलंदशहर जेल में बंद रहे बनारसी दास को जेलर ने जामुन के पेड़ पर बांधकर तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गए थे। बनारसी दास ने जेल में भी पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ी थी। इसी दौरान वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री, सरोजनी नायडू, गोविंद बल्लभ पंत और अब्दुल गफ्फार खान समेत तमाम चोटी के नेताओं के संपर्क में आ चुके थे। इसके बाद ये राजनीति में ऊपर ही बढ़ते गए। 1962 से 1966 के दौरान बाबू बनारसी दास उत्तर प्रदेश के सूचना, श्रम सहकारिता, बिजली और सिंचाई के अलावा संसदीय कार्य मंत्री रहे। इन सभी विभागों में उन्होंने कई नई योजनाएं शुरू की। सूचना विभाग में उनके निर्देश पर जिलावार स्वाधीनता सेनानियों का वितरण खोज कर प्रकाशित किया। फिर ITI लगवाने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। फिर वो वक्त भी आया जब इनको यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया। राम नरेश यादव के जाने के बाद ये 28 फरवरी 1979 से 18 फरवरी 1980 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1979 में यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए आवंटित सरकारी कोठी 4 कालिदास मार्ग में रहने से इनकार कर कैंट स्थित अपने मकान में ही रहना पसंद किया। बाबू बनारसी दास का देश की आज़ादी में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो कई सालों तक उत्तर प्रदेश हरिजन सेवा संघ के अध्यक्ष भी रहे। बाबू बनारसी दास की संगठन क्षमता मजबूत थी। कांग्रेस में भी जमीनी स्तर से लेकर रणनीति बनाने तक में शामिल रहे। इस तरह उनके पास जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक काम करने का अनुभव था। 60 के दशक में एक ऐसा काम हुआ कि बनारसी दास का राजनीति में लोहा सबको मानना पड़ा। उस वक्त कांग्रेस की राजनीति में कई धड़े बन गई थी। सब अपना अपना राग अलापते थे। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने थे। कहते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद अपने कैंडिडेट मुनीश्वर दत्त उपाध्याय की जीत को लेकर इतने भरोसेमंद थे कि सार्वजनिक रूप से कह दिया था कि अगर उपाध्याय हार गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और उपाध्याय हार गए थे। बताते हैं कि इसी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। भविष्य में मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता अध्यक्ष बने थे। इसके पीछे बनारसी दास ही थे।
वो इंग्लैंड, अमेरिका, इटली, जर्मनी, कैरो, रोम जैसी जगह घूम चुके थे और वहाँ के प्रशासन के तरीकों को अपने यहाँ अपनाने की सलाह भी देते थे। कहा जाता है कि बनारसी दास भोर में ही सारे अखबार पढ़ लेते थे कि एक बार मीडिया हाउस के उद्घाटन में मीडिया पर इतनी जबरदस्त स्पीच दी कि लोग चकरा गए थे। बाबू बनारसी दास को हमेशा व्यापक जन समर्थन लगातार मिलता, जिसके नाते वो चुनाव में जीतते रहे। उनकी निजी प्रतिष्ठा कितनी थी, इसका अंदाजा 1983 के बुलंदशहर लोकसभा उपचुनाव से लगाया जा सकता है, जिसे उन्होंने निजी प्रभाव से जीता। 1984 में भी बुलंदशहर से उनको चुनाव लड़ने को कहा गया, लेकिन उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से अपनी अनिच्छा व्यक्त कर दी थी। बाबूजी कहा करते थे कि राजनीति में भी सेवानिवृत्त की सीमा तय कर देनी चाहिए, ताकि नीचे के कार्यकर्ताओं को ऊपर के नेताओं की मृत्यु की राह न देखनी पड़े। शायद अपनी इसी भावना के तहत ही उन्होंने 72 साल की आयु में चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया था। उनके नाम पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक विश्वविद्यालय है, जिसमें लाखों की संख्या में छात्र पढ़ते हैं। साल 1984 को वो दुनिया को अलविदा कह गए। बनारसी दास के बेटे अखिलेश दास राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। वो मनमोहन सरकार में मंत्री रहे, लेकिन बाद में बसपा में शामिल हो गए। आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। नए मुख्यमंत्री के नए किस्सों के साथ फिर होंगे हाजिर। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार। आज की हमारी ये कहानी आधारित है एक ऐसे मुख्यमंत्री के किस्से पर जो 80 के दशक में आखिरी सालों में राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है नारे के साथ राजा नहीं रंक और देश का कलंक में तब्दील हो गए। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं अपनी खास सीरीज हमारे मुख्यमंत्री। वैसे यूपी में 2 ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने भारत की राजनीति को बदल दिया। पहले थे चौधरी चरण सिंह और दूसरे थे विश्वनाथ प्रताप यानी कि वीपी सिंह। चरण सिंह ने इंदिरा गांधी की राजनीति के खिलाफ अपनी राजनीति जमाई और वीपी सिंह ने राजीव गांधी के खिलाफ। चरण सिंह किसान नेता थे और वीपी सिंह राजघराने से ताल्लुक रखने वाले नेता थे, जिनको गरीबों का नेता कहा गया। 25 जून 1931 को इलाहाबाद में वीपी सिंह का जन्म हुआ था। इलाहाबाद और पुणे में पढ़ाई हुई। पढ़ने में वो बहुत ही अच्छे थे। वीपी ने खुद राम बहादुर राय से अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे तो वैज्ञानिक बनना था, पर मैं राजनीति में आ गया। खैर, आना ही था। पूर्वांचल के समृद्ध परिवार से आते थे, किसी भी पार्टी के लिए बेहतर उम्मीदवार साबित होते। कांग्रेस ने उनको लपक लिया। इससे पहले वो 1947 से 48 में बनारस के यूपी कॉलेज में यूनियन प्रेसिडेंट रहे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी नेता रहे। बाद में 1957 में भूदान आंदोलन में भी सक्रिय रहे। अपनी जमीनें दान में दे दी थी। इसके लिए पारिवारिक विवाद भी हुआ, कोर्ट तक मामला गया। कांग्रेस पार्टी से ही वीपी यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। उस वक्त यूपी में डाकुओं का बड़ा आतंक था। वीपी ने वादा किया था कि डाकुओं को खत्म नहीं कर पाए तो इस्तीफा दे दूंगा, पर दुर्भाग्य से उनके जज भाई को ही डाकुओं ने मार दिया। हालांकि ये अनजाने में हुआ, पर वीपी ने रिजाइन कर दिया। कांग्रेस में आने के बाद इनका कद बढ़ने लगा। 1969 में वीपी पहली बार यूपी विधानसभा पहुंचे। 1971 में सांसदी जीते। 1974 में कॉमर्स मिनिस्टर में जूनियर मिनिस्टर बन गए। 1977 तक इस पद पर रहे। ये वो दौर था जब इंदिरा के खिलाफ विपक्षी एकजुट हो गए थे। नहीं होते तो बहुत बुरा हाल होता। इमरजेंसी के दौर में सबने देखा था कि कभी कभी एकजुट होना जरूरी होता है। 1977 में कांग्रेस बुरी तरह हारी। बहुत सारे नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दिया, पर वीपी बने रहे। 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर बाजी पलट दी। जनता पार्टी का एक्सपेरिमेंट फ्लॉप रहा। वीपी सिंह को उन 3 नेताओं में से एक माना जाता था जिन्होंने कांग्रेस के वोट बैंक में निर्णायक सेंध लगाई। लाल कृष्ण आडवाणी और काशीराम ने तो यूपी से सरवण और दलितों को कांग्रेस से छीन ही लिया, पर वीपी ने ओबीसी को भी कांग्रेस से भटका दिया और तब से अब तक यूपी में कांग्रेस इससे उभर नहीं पाई। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। इसके बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह राजीव गांधी की सरकार में वित्त मंत्री और फिर बाद में रक्षा मंत्री रहे, पर राजीव की सरकार में नए लोग बहुत ज्यादा आ गए थे। इनका पुराने नेताओं से मामला फिट नहीं बैठता था। वीपी की भी तकरार होती रहती थी।
ऐसा माना जाता था कि वीपी खुद को प्रधानमंत्री पद के लिए काबिल समझते थे और भीतर ही भीतर सपने संजो रहे थे। राजीव के समर्थकों ने उनके कान भरने शुरू कर दिए। कहा था कि वीपी सिंह के पास सूचना थी कि कई भारतीय विदेशी बैंकों में खूब पैसा जमा कर रहे हैं। इस पर वीपी ने एक अमेरिकी खुफिया एजेंसी फेयरफैक्स की नियुक्ति कर दी। इसी बीच स्वीडन ने 1987 में एक सूचना पब्लिश कर दी कि बोफोर्स की 410 तोपों का सौदा भारत के साथ हुआ है, जिसमें 74 करोड़ रुपए कमीशन के तौर पर दिए गए हैं। अब ये भारतीय मीडिया में मुख्य खबर बन गई। इसे बोफोर्स घोटाला कहा गया। इसमें राजीव गांधी, अमिताभ बच्चन समेत कांग्रेस के कई नेताओं का नाम आया। मिस्टर क्लीन के नाम से फेमस राजीव गांधी की सरकार के लिए बड़ा झटका था। विपक्ष का कहना था कि राजीव सरकार इस बात की जांच से दाएं बाएं कर रही है। कोर्ट से भी उनको राहत मिल गई, पर वीपी के लिए यही सही मौका था जब खुद को राजीव गांधी से अलग दिखाया जा सकता था। वीपी ने राजीव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जनता में ये बात फैल गई कि बोफोर्स तोपें अच्छी नहीं है, दलाली से खरीदी गई हैं। राजीव की सरकार भ्रष्ट है। हालांकि राजीव के खिलाफ कोई डायरेक्ट इल्जाम साबित नहीं हो पाया था। 1987 में वीपी को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया। अब वीपी ने राजीव को जनता की अदालत में खड़ा कर दिया। वीपी ने कहा कि बोफोर्स दलाली की रकम लोटस नाम के विदेशी बैंक में जमा कराई गई है। वीपी चुनाव में छात्रों के साथ रहते युवा वर्ग को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करने वाला नेता मिल गया था। वीपी बाइक पर भी बैठकर निकले थे। वीपी ने 1978 में नई पार्टी बना ली, राष्ट्रीय मोर्चा। 1989 में लोकसभा चुनाव हुए, पर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो वीपी ने केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई। 1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल को 144 सीटें मिली थी। उससे वामपंथी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनने का फैसला किया था। हालांकि जनता दल ने वोट विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम पर मांगे थे, लेकिन पार्टी ने चुनाव से पहले औपचारिक ऐलान नहीं किया था कि जीत के बाद वो प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार 11 महीनों से ज्यादा नहीं चल सकी। 1991 में रथ यात्रा के समय बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने वीपी सिंह सरकार के समर्थन वापस ले लिया था, पर प्रधानमंत्री रहते हुए वीपी सिंह ने वो काम कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ओबीसी को आरक्षण पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट 10 साल से पड़ी हुई थी, कोई इसे हाथ नहीं लगाना चाहता था। वीपी सिंह की सरकार ने इसे लागू कर दिया। भारत के सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को इस फैसले ने हिला दिया। ये सब कुछ बदलने वाला फैसला था। यहीं से यूपी में मुलायम सिंह और बसपा से काशीराम उभरे। यूपी की राजनीति ही बदल गई। राजनीति धीरे धीरे ऐसी आगे बढ़ती रही और 27 नवंबर 2008 को वीपी सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वीपी सिंह एक बढ़िया कवि भी थे। उनकी लिखी एक कविता आपके सामने पेश करती हूँ। काश उसका दिल एक थर्मस होता, एक बार चाय भरी गरम की गरम बनी रहती, पर कमबख्त ये केतली निकली। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, पर आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.batenyup.com पर विजिट कर सकते हैं। नए मुख्यमंत्री की नई किस्सों के साथ फिर होंगे हाजिर। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार। आज की हमारी ये कहानी आधारित है एक ऐसे मुख्यमंत्री के किस्से पर जो 80 के दशक में आखिरी सालों में राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है नारे के साथ राजा नहीं रंक और देश का कलंक में तब्दील हो गए। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं अपनी खास सीरीज हमारे मुख्यमंत्री। वैसे यूपी में 2 ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने भारत की राजनीति को बदल दिया। पहले थे चौधरी चरण सिंह और दूसरे थे विश्वनाथ प्रताप यानी कि वीपी सिंह। चरण सिंह ने इंदिरा गांधी की राजनीति के खिलाफ अपनी राजनीति जमाई और वीपी सिंह ने राजीव गांधी के खिलाफ। चरण सिंह किसान नेता थे और वीपी सिंह राजघराने से ताल्लुक रखने वाले नेता थे, जिनको गरीबों का नेता कहा गया। 25 जून 1931 को इलाहाबाद में वीपी सिंह का जन्म हुआ था। इलाहाबाद और पुणे में पढ़ाई हुई। पढ़ने में वो बहुत ही अच्छे थे। वीपी ने खुद
राम बहादुर राय से अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे तो वैज्ञानिक बनना था पर मैं राजनीति में आ गया। खैर, आना ही था। पूर्वांचल के समृद्ध परिवार से आते थे, किसी भी पार्टी के लिए बेहतर उम्मीदवार साबित होते। कांग्रेस ने उनको लपक लिया। इससे पहले वो 1947 से 48 में बनारस के यूपी कॉलेज में यूनियन प्रेसिडेंट रहे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी नेता रहे। बाद में 1957 में भूदान आंदोलन में भी सक्रिय रहे। अपनी जमीनें दान में दे दी थी। इसके लिए पारिवारिक विवाद भी हुआ, कोर्ट तक मामला गया। कांग्रेस पार्टी से ही वीपी यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। उस वक्त यूपी में डाकुओं का बड़ा आतंक था। वीपी ने वादा किया था कि डाकुओं को खत्म नहीं कर पाए तो इस्तीफा दे दूंगा, पर दुर्भाग्य से उनके जज भाई को ही डाकुओं ने मार दिया। हालांकि ये अनजाने में हुआ, पर वीपी ने रिजाइन कर दिया। कांग्रेस में आने के बाद इनका कद बढ़ने लगा। 1969 में वीपी पहली बार यूपी विधानसभा पहुंचे। 1971 में सांसदी जीते। 1974 में कॉमर्स मिनिस्टर में जूनियर मिनिस्टर बन गए। 1977 तक इस पद पर रहे। ये वो दौर था जब इंदिरा के खिलाफ विपक्षी एकजुट हो गए थे। नहीं होते तो बहुत बुरा हाल होता। इमरजेंसी के दौर में सबने देखा था कि कभी कभी एकजुट होना जरूरी होता है। 1977 में कांग्रेस बुरी तरह हारी। बहुत सारे नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दिया, पर वीपी बने रहे। 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर बाजी पलट दी। जनता पार्टी का एक्सपेरिमेंट फ्लॉप रहा। वीपी सिंह को उन 3 नेताओं में से एक माना जाता था जिन्होंने कांग्रेस के वोट बैंक में निर्णायक सेंध लगाई। लाल कृष्ण आडवाणी और काशीराम ने तो यूपी से सवर्ण और दलितों को कांग्रेस से छीन ही लिया, पर वीपी ने ओबीसी को भी कांग्रेस से भटका दिया और तब से अब तक यूपी में कांग्रेस इससे उभर नहीं पाई। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। इसके बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह राजीव गांधी की सरकार में वित्त मंत्री और फिर बाद में रक्षा मंत्री रहे, पर राजीव की सरकार में नए लोग बहुत ज्यादा आ गए थे। इनका पुराने नेताओं से मामला फिट नहीं बैठता था। वीपी की भी तकरार होती रहती थी। ऐसा माना जाता था कि वीपी खुद को प्रधानमंत्री पद के लिए काबिल समझते थे और भीतर ही भीतर सपने संजो रहे थे। राजीव के समर्थकों ने उनके कान भरने शुरू कर दिए। कहा था कि वीपी सिंह के पास सूचना थी कि कई भारतीय विदेशी बैंकों में खूब पैसा जमा कर रहे हैं। इस पर वीपी ने एक अमेरिकी खुफिया एजेंसी फेयरफैक्स की नियुक्ति कर दी। इसी बीच स्वीडन ने 1987 में एक सूचना पब्लिश कर दी कि बोफोर्स की 410 तोपों का सौदा भारत के साथ हुआ है, जिसमें 74 करोड़ रुपए कमीशन के तौर पर दिए गए हैं। अब ये भारतीय मीडिया में मुख्य खबर बन गई। इसे बोफोर्स घोटाला कहा गया। इसमें राजीव गांधी, अमिताभ बच्चन समेत कांग्रेस के कई नेताओं का नाम आया। मिस्टर क्लीन के नाम से फेमस राजीव गांधी की सरकार के लिए बड़ा झटका था। विपक्ष का कहना था कि राजीव सरकार इस बात की जांच से दाएं बाएं कर रही है। कोर्ट से भी उनको राहत मिल गई, पर वीपी के लिए यही सही मौका था जब खुद को राजीव गांधी से अलग दिखाया जा सकता था। वीपी ने राजीव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जनता में ये बात फैल गई कि बोफोर्स तोपें अच्छी नहीं हैं, दलाली से खरीदी गई हैं, राजीव की सरकार भ्रष्ट है। हालांकि राजीव के खिलाफ कोई डायरेक्ट इल्जाम साबित नहीं हो पाया था। 1987 में वीपी को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया। अब वीपी ने राजीव को जनता की अदालत में खड़ा कर दिया। वीपी ने कहा कि बोफोर्स दलाली की रकम लोटस नाम के विदेशी बैंक में जमा कराई गई है। वीपी चुनाव में छात्रों के साथ रहते युवा वर्ग को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करने वाला नेता मिल गया था। वीपी बाइक पर भी बैठकर निकले थे। वीपी ने 1978 में नई पार्टी बना ली, राष्ट्रीय मोर्चा। 1989 में लोकसभा चुनाव हुए, पर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो वीपी ने केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई। 1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल को 144 सीटें मिली थी। उससे वामपंथी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनने का फैसला किया था। हालांकि जनता दल ने वोट विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम पर मांगे थे, लेकिन पार्टी ने चुनाव से पहले औपचारिक ऐलान नहीं किया था कि जीत के बाद वो प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार 11 महीनों से ज्यादा नहीं चल सकी। 1991 में रथ यात्रा के समय बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने वीपी सिंह सरकार के समर्थन वापस ले लिया था, पर प्रधानमंत्री रहते हुए वीपी सिंह ने वो काम कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ओबीसी को आरक्षण पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट 10 साल से पड़ी हुई थी, कोई इसे हाथ नहीं लगाना चाहता था। वीपी सिंह की सरकार ने इसे लागू कर दिया। भारत के सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को इस फैसले ने हिला दिया। ये सब कुछ बदलने वाला फैसला था। यहीं से यूपी में मुलायम सिंह और बसपा से काशीराम उभरे। यूपी की राजनीति ही बदल गई। राजनीति धीरे धीरे ऐसी आगे बढ़ती रही और 27 नवंबर 2008 को वीपी सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वीपी सिंह एक बढ़िया कवि भी थे। उनकी लिखी एक कविता आपके सामने पेश करती हूँ। काश उसका दिल एक थर्मस होता, एक बार चाय भरी गरम की गरम बनी रहती, पर कमबख्त ये केतली निकली। आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, पर आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।
अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.batenyup.com पर विजिट कर सकते हैं। नए मुख्यमंत्री की नई किस्सों के साथ फिर होंगे हाजिर। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी। नमस्कार। यूपी की राजनीति में 90 का दशक बड़ा महत्वपूर्ण रहा। इस दौर में कांग्रेस का जनाधार लगातार खिसकता गया। राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा का जनाधार बढ़ता गया। उसी दौर में मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीति खड़ी कर ली। कांग्रेस यूपी में ब्राह्मण नेताओं के भरोसे रहती थी, पर उस वक्त इतने नेता और इतने ब्राह्मण नेता हो गए कि कांग्रेस की राजनीति ही बस गई। संयोग की बात है कि बॉलीवुड में भी ये पतन का ही दौर था। राम मंदिर साहबानों और बोफोर्स पर चलती कांग्रेस के अंत की ये शुरुआत भी फिल्मी थी। इस दौर में एक मुख्यमंत्री हुए थे श्रीपति मिश्रा। गांव की राजनीति से निकलकर लखनऊ तक पहुंचने वाले मिश्रा की स्टोरी कांग्रेस की स्टोरी है। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं अपनी खास सीरीज हमारे मुख्यमंत्री। श्रीपति मिश्रा का जन्म सुल्तानपुर और जौनपुर के बॉर्डर पर के गांव शेषपुर में हुआ। इनके पिता राम प्रसाद मिश्रा राजवैद्य थे। शुरुआती पढ़ाई के बाद वो बनारस चले गए। वहीं पढ़ाई के दौरान ही श्रीपति छात्र आंदोलन में आ गए। 1941 में मिश्रा बीएचयू में यूनियन के सचिव चुने गए। फिर मिश्रा ने लखनऊ से वकालत पढ़कर सुल्तानपुर में ही 1949 में वकालत शुरू की, पर राजनीति से जुड़ाव के चलते चुनाव में किस्मत आजमाते रहे। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी से सुल्तानपुर लोकसभा सीट से लड़े, पर हार गए। इसी बीच वो 1954 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए, पर 4 साल के अंदर ही 1958 में सरकारी नौकरी से रिजाइन कर फिर वकालत शुरू कर दी। इरादा राजनीति में आने का था। इसके बाद उन्होंने लोकल राजनीति में ही कांग्रेस का दामन थाम लिया। 1962 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट से विधायकी जीत गए और विधानसभा के उपाध्यक्ष बने। इस बीच चौधरी चरण सिंह ने लोहियावाद से प्रभावित होकर अपनी अलग पार्टी बना ली। श्रीपति मिश्रा इनके साथ हो गए। 1969 में श्रीपति चौधरी चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल से सांसद चुने गए, पर उस वक्त यूपी की राजनीति में चरण सिंह का दखल बढ़ रहा था। चरण के कहने पर श्रीपति मिश्रा ने सांसदी से रिजाइन कर दिया और यूपी विधान परिषद में आ गए। फरवरी 1970 से अक्टूबर 1970 तक चरण सिंह के मंत्रिमंडल में रहे। फिर अप्रैल 1971 तक त्रिभुवन नारायण सिंह के मंत्रिमंडल में रहे। सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर बने। 1970 से 1976 तक वो विधान परिषद में रहे। इस दौरान कांग्रेस से उनकी नजदीकियां फिर बढ़ गईं। ये भारत में बड़ी ही उथल पुथल का दौर था। इमरजेंसी ने कई राजनीतिक समीकरण बना बिगाड़ दिए थे। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, पर श्रीपति मिश्रा उनसे अलग हो चुके थे, पर यूपी की राजनीति में बराबर बने रहे। 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी हुई। श्रीपति मिश्रा भी 1962 और 1967 के बाद तीसरी बार फिर विधायकी जीते और विधानसभा अध्यक्ष बने। ये दौर यूपी पॉलिटिक्स में अहम था, क्योंकि दनादन मुख्यमंत्री बदलते जा रहे थे। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह वीपी सिंह ने रिजाइन दे दिया था, तो आनन फानन में श्रीपति मिश्रा को 1982 में मुख्यमंत्री बनाया गया, पर इस दौरान राजीव से उनकी तल्खी बढ़ती गई। जुलाई 1984 में श्रीपति मिश्रा को अपना पद छोड़ना पड़ा। हालांकि कार्यकाल भी लगभग पूरा हो चुका था, पर इतना भी इंतजार नहीं किया गया। मिश्रा ने अपने इस्तीफे में वजह दी कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। 1984 की यूपी यात्रा में राजीव गांधी से जब किसी ने पूछा कि क्या वो श्रीपति मिश्रा के कामकाज से संतुष्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई किसी से कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता, लेकिन लोग संतुष्ट हैं। 1980 के चुनाव में श्रीपति मिश्रा इशौली से विधायक बने थे। अपने मुख्यमंत्री काल में श्रीपति मिश्रा ने इशौली से सड़कें और पुल बनवाए। फिर 1985 से 1989 तक मछली शहर के सांसद रहे। उसके बाद एक्टिव राजनीति से संन्यास ले लिया और 2002 में लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में इनकी मौत हो गई। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, पर आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।
अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bateyup.com पर विजिट कर सकते हैं। नए मुख्यमंत्री के नए किस्सों के साथ फिर होंगे हाजिर। हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार। यूपी की राजनीति में 90 का दशक बड़ा महत्वपूर्ण रहा। इस दौर में कांग्रेस का जनाधार लगातार खिसकता गया। राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा का जनाधार बढ़ता गया। उसी दौर में मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीति खड़ी कर ली। कांग्रेस यूपी में ब्राह्मण नेताओं के भरोसे रहती थी, पर उस वक्त इतने नेता और इतने ब्राह्मण नेता हो गए कि कांग्रेस की राजनीति ही बस गई। संयोग की बात है कि बॉलीवुड में भी ये पतन का ही दौर था। राम मंदिर साहबानों और बोफोर्स पर चलती कांग्रेस के अंत की ये शुरुआत भी फिल्मी थी। इस दौर में एक मुख्यमंत्री हुए थे श्रीपति मिश्रा। गांव की राजनीति से निकलकर लखनऊ तक पहुंचने वाले मिश्रा की स्टोरी कांग्रेस की स्टोरी है। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं अपनी खास सीरीज हमारे मुख्यमंत्री। श्रीपति मिश्रा का जन्म सुल्तानपुर और जौनपुर के बॉर्डर पर के गांव शेषपुर में हुआ। इनके पिता राम प्रसाद मिश्रा राजवैद्य थे। शुरुआती पढ़ाई के बाद वो बनारस चले गए। वहीं पढ़ाई के दौरान ही श्रीपति छात्र आंदोलन में आ गए। 1941 में मिश्रा बीएचयू में यूनियन के सचिव चुने गए। फिर मिश्रा ने लखनऊ से वकालत पढ़कर सुल्तानपुर में ही 1949 में वकालत शुरू की, पर राजनीति से जुड़ाव के चलते चुनाव में किस्मत आजमाते रहे। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी से सुल्तानपुर लोकसभा सीट से लड़े, पर हार गए। इसी बीच वो 1954 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए, पर 4 साल के अंदर ही 1958 में सरकारी नौकरी से रिजाइन कर फिर वकालत शुरू कर दी। इरादा राजनीति में आने का था। इसके बाद उन्होंने लोकल राजनीति में ही कांग्रेस का दामन थाम लिया। 1962 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट से विधायकी जीत गए और विधानसभा के उपाध्यक्ष बने। इस बीच चौधरी चरण सिंह ने लोहियावाद से प्रभावित होकर अपनी अलग पार्टी बना ली। श्रीपति मिश्रा इनके साथ हो गए। 1969 में श्रीपति चौधरी चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल से सांसद चुने गए, पर उस वक्त यूपी की राजनीति में चरण सिंह का दखल बढ़ रहा था। चरण के कहने पर श्रीपति मिश्रा ने सांसदी से रिजाइन कर दिया और यूपी विधान परिषद में आ गए। फरवरी 1970 से अक्टूबर 1970 तक चरण सिंह के मंत्रिमंडल में रहे। फिर अप्रैल 1971 तक त्रिभुवन नारायण सिंह के मंत्रिमंडल में रहे। सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर बने। 1970 से 1976 तक वो विधान परिषद में रहे। इस दौरान कांग्रेस से उनकी नजदीकियां फिर बढ़ गईं। ये भारत में बड़ी ही उथल पुथल का दौर था। इमरजेंसी ने कई राजनीतिक समीकरण बना बिगाड़ दिए थे। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, पर श्रीपति मिश्रा उनसे अलग हो चुके थे, पर यूपी की राजनीति में बराबर बने रहे। 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी हुई। श्रीपति मिश्रा भी 1962 और 1967 के बाद तीसरी बार फिर विधायकी जीते और विधानसभा अध्यक्ष बने। ये दौर यूपी पॉलिटिक्स में अहम था, क्योंकि दनादन मुख्यमंत्री बदलते जा रहे थे। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह वीपी सिंह ने रिजाइन दे दिया था, तो आनन फानन में श्रीपति मिश्रा को 1982 में मुख्यमंत्री बनाया गया, पर इस दौरान राजीव से उनकी तलखी बढ़ती गई। जुलाई 1984 में श्रीपति मिश्रा को अपना पद छोड़ना पड़ा। हालांकि कार्यकाल भी लगभग पूरा हो चुका था, पर इतना भी इंतजार नहीं किया गया। मिश्रा ने अपने इस्तीफे में वजह दी कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। 1984 की यूपी यात्रा में राजीव गांधी से जब किसी ने पूछा कि क्या वो श्रीपति मिश्रा के कामकाज से संतुष्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई किसी से कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता, लेकिन लोग संतुष्ट हैं। 1980 के चुनाव में श्रीपति मिश्रा इशौली से विधायक बने थे। अपने मुख्यमंत्री काल में श्रीपति मिश्रा ने इशौली से सड़कें और पुल बनवाए। फिर 1985 से 1989 तक मछली शहर के सांसद रहे। उसके बाद एक्टिव राजनीति से संन्यास ले लिया और 2002 में लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में इनकी मौत हो गई। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, पर आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।
अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bateyupki.com पर विजिट कर सकते हैं। नए मुख्यमंत्री के नए किस्सों के साथ फिर होंगे हाजिर। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार। उन्नीस के दौरान लखनऊ के आसपास के इलाकों में बाढ़ आई थी। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी यहां दौरे पर आए थे। लौटते समय अमौसी हवाई अड्डे पर राजीव गांधी ने गोरखपुर के एक कांग्रेसी नेता के साथ लंबी मीटिंग की। अगले दिन अखबार इस बात से भरे पड़े थे कि इस शख्स को चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। कयास सही साबित हुआ। तत्कालीन चीफ मिनिस्टर एनडी तिवारी ने इस्तीफा दे दिया और इस गोरखपुरिया को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। इस शख्स का नाम था वीर बहादुर सिंह। कहा जाता था कि वो राजीव गांधी के कॉन्ट्रैक्ट चीफ मिनिस्टर थे, जिन्हें कुछ खास कामों के लिए नियुक्त किया गया था। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं अपनी खास सीरीज हमारे मुख्यमंत्री। 18 जनवरी 1935 को गोरखपुर के हरनही गांव में जन्मे वीर बहादुर सिंह 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े रहे थे। उन्होंने छात्र जीवन से ही राजनीति में रुचि लेना शुरू कर दिया था। युवा नेता ओम प्रकाश पांडे के साथ राजनीति में उतरे। वीर बहादुर पांडे की अचानक हुई मौत के बाद पूर्वांचल की राजनीति में उभर कर सामने आए। उनके कार्यकाल के दौरान कई बार ऐसी उथल पुथल हुई जो किसी भी कुशल राजनेता को विचलित कर देती, लेकिन वीर बहादुर जी निरपेक्ष होकर अपना काम करते रहे। नारायण दत्त तिवारी के बाद जब प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर वीर बहादुर सिंह ने पद का दायित्व संभाला तो यूपी बाढ़ की आपदा से त्रस्त था और तिवारी के जाने की बौखलाहट से भरा हुआ था। उनके कार्यकाल के दौरान कई बार ऐसी उथल पुथल हुई जो अच्छे कुशल राजनेताओं को विचलित कर देती, पर वो निरपेक्ष भाव से अपना काम करते रहते। वीर बहादुर सिंह 1967 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के पनियारा निर्वाचन क्षेत्र से तत्कालीन जिला गोरखपुर से सर्वप्रथम निर्वाचित हुए थे। दोबारा 1969, फिर 1974 और फिर 1980 और 1985 तक 5 बार यूपी विधानसभा से सदस्य निर्वाचित हुए। 1988 से 1989 तक वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1970, 1971 से 1973 से 1974 तक वो उप मंत्री भी रहे। इसके बाद 1976 से 77 के बीच वो राज्य मंत्री भी रहे। 1985 में 24 सितंबर को उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। इसके अलावा वो जिला युवक कांग्रेस गोरखपुर के संयोजक भी थे। वीर बहादुर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के स्थायी निमंत्रित सदस्य थे। वीर बहादुर सिंह के कार्यकाल के दौरान कई विकास कार्य कराए गए थे, जिनको यूपी की राजनीतिक इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। वो प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने जाने पर जोर देते थे। उन्होंने रामगढ़ तातिल परियोजना, बौद्ध परिपथ सर्किट हाउस, सड़कों का चौड़ीकरण, विकास नगर, राप्ती नगर में आवासीय भवनों का निर्माण, पर्यटन विकास केंद्र की स्थापना, तारा मंडल का निर्माण और कई पार्कों का सौंदर्यीकरण कराने का कार्य करवाया था। वह प्रदेश के ऐतिहासिक इलाकों को विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में तब्दील करने की ख्वाहिश रखते थे। देश की राजनीति से जुड़े रहने वाले वीर बहादुर सिंह ने पेरिस में अंतिम सांस ली। वीर बहादुर सिंह की मृत्यु के इतने समय बाद भी लोगों को भरोसा नहीं होता कि प्रदेश की मिट्टी से जुड़े रहने वाले इस शख्स ने प्रदेश में अंतिम सांस ली। हमारी सीरीज हमारे मुख्यमंत्री आज खत्म होती है। बाकी जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हमारे बीच में हैं, उनके बारे में भी हम अपनी आगे आने वाले किसी वीडियो में जरूर बताएंगे। दीजिए इजाजत। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।